नमस्कार साथियों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कमलाकर पांडे और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं इस RSSB जेई स्पेशल क्लास में, जो कि इरिगेशन के लिए है। और एज आई प्रॉमिस्ड यू यस्टरडे कि आज हम डैम एंड स्पिलवे का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेंगे। ठीक, तो इस सेशन में हम बेसिकली फोकस करने वाले हैं। काफ़ी हमने MCQ कर लिया, काफ़ी हमने न्यूमेरिकल कर लिया, बहुत सारे हमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर ली। आज हम बात करेंगे डैम्स पे। ठीक है, डैम्स पे, डैम्स के जो रिजर्वायर्स होते हैं उन रिजर्वायर्स पे, और डैम्स के लिए जो क्या होते हैं, स्पिलवेज होते हैं, जो स्पिलवेज के टाइप्स होते हैं इन पे। तो आज का सेशन मैं आपको बता रहा हूँ, दिस सेशन इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, फर्स्ट थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो सेशन है, इस सेशन में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा मिलेंगे, और जो ये सेशन है, ये सेशन भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा क्या होगा, लंबा रहेगा आज का। ठीक है, क्योंकि आज हम जितने भी क्वेश्चन कर पाते हैं यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने काफ़ी सारे सवाल कर लिए हैं और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और यहाँ से आज से हम क्वेश्चंस को लेके आ रहे हैं। सो गुड इवनिंग एवरीवन, मोनी, शिव कुमार, एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, और उसी चीज़ को हम यहाँ पे कंटिन्यू आज करेंगे। विल कंटिन्यू द थिंग्स हियर। ओके, चलिए तो बिल्कुल आज कुर्सी की पेटी अब बांध लीजिए, और बिल्कुल माहौल बनने वाला है, और माहौल बिल्कुल बन चुका है। ओके, चलिए द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। बिल्कुल गुड इवनिंग। चलिए, कैसे हैं आप सभी? ओके, नाउ विल जंप अप टू द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 110 तक कल कर चुके हैं, यहाँ से 111 से आज हमारी क्वेश्चन करने की कोशिश रहेगी। और आज मैंने आपको बताया था जैसे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, सेशन भी कंपैरेटिवली लंबा होगा। बिल्कुल, नमस्कार। क्वेश्चन बोल रहा है ग्रेविटी डैम, गुरुत्वीय बांध का क्या मतलब है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो गुरुत्वीय बांध है उसका क्या अर्थ है। अ ग्रेविटी डैम मीन्स व्हाट? अ डैम कंस्ट्रक्टेड यूजिंग कंक्रीट, ऑल द फोर्सेस ड्यू टू वाटर वेव अपलिफ्ट आर रजिस्टर्ड बाय द वेव ऑफ द डैम। बिल्कुल ओके। एंड नेक्स्ट बोल रहा है अ डैम कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अर्थ एंड अ डैम कंस्ट्रक्टेड यूजिंग स्टोन मैसनरी। सर ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको कुछ जगहों पर, इट कैन कंफ्यूज यू एट सम प्लेसेस, हर जगह तो नहीं, बट एट सम प्लेसेस इट कैन कंफ्यूज यू, कुछ जगह पर आपको ये कंफ्यूज कर सकता है। एंड द करेक्ट आंसर बिल्कुल बी। देखिए, ग्रेविटी या गुरुत्वीय बांध का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी डैम का मतलब होता है उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा जी ग्रेविटी, उसमें आएगा जी ग्रेविटी फोर्स। और ग्रेविटी फोर्स क्या होता है जी? सर ग्रेविटी फोर्स होता है सेल्फ वेट। क्यों? क्योंकि जब हम सेल्फ वेट, स्वयं का भार लेते हैं, तो W = M × G ही तो आता है। आप धरती पर हैं, आपको भार महसूस हो रहा है, लेकिन अगर आप धरती पर नहीं होंगे, स्पेस में चले जाएंगे, तो आपका कुछ भी वेट होगा ही नहीं, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है। तो ये जो डैम है, ग्रेविटी डैम है, ये अपने स्वयं के भार से खुद का जो उसका भार है, जो उसका सेल्फ वेट है, उससे उस डैम के ऊपर आने वाले सारे के सारे फोर्सेस को क्या करता है, रजिस्ट करता है। मतलब एक डैम आपका इस तरीके से खड़ा रहता है, और उसका अपना खुद का कुछ क्या है, वेट है, उसका खुद का कुछ वेट है। अब उसके ऊपर आने वाले सारे फोर्सेस को वो कैसे रजिस्ट करता है? अपने खुद के वेट से रजिस्ट करता है। उसको कहते हैं ग्रेविटी डैम। इंडिया में बहुत फेमस जो ग्रेविटी डैम है, आपको पता है, दैट इज द भाखड़ा डैम। तो भाखड़ा डैम इज द ग्रेविटी डैम। अगला जो क्वेश्चन है कि अ डैम कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अर्थ से जो डैम यूज होता है, तो ये जो डैम होती है, ये क्या होती है? ये अर्दन डैम होती है, मिट्टी के बांध होते हैं। तो अर्दन डैम जनरली लो हाइट के होते हैं, लेकिन काफ़ी लंबे होते हैं। दे आर वेरी लॉन्ग, काफ़ी लंबे होते हैं, और इनका जो बेस है वो काफ़ी क्या होता है, वाइड होता है। मतलब इस बेस की बात कर रहा हूँ मैं, इस बेस की बात कर रहा हूँ, अर्दन डैम की बात कर रहा हूँ। ठीक, इनका बेस क्या होता है, बहुत वाइड होता है। बिल्कुल, नमस्कार। अर्दन डैम का एग्जांपल आपको पता है इंडिया में कौन सा डैम है? अर्दन डैम, हीराकुद डैम। ठीक, ओके। नेक्स्ट बोल रहा है डैम यूजेस स्टोन मैसनरी का उपयोग करके। तो इसको चिनाई बांध या मैसनरी डैम कहते हैं। तो जो मैसनरी डैम, चिनाई बांध है, ये स्टोन या ब्रिक को किसी मोटार के साथ जोड़कर हम बनाते हैं, करेक्ट। और इंडिया में ऐसा कौन सा डैम है? इंडिया में जो डैम है वो है आपका नागार्जुन सागर डैम। तो जो नागार्जुन सागर डैम है वो एक तरीके का मैसनरी डैम है, ये आपको मैंने बता चुका है। वो भी स्टोन मैसनरी है, ठीक है, वो भी रबल मैसनरी का बना हुआ है। फाइन। तो यहां पर अगर बात करता है ग्रेविटी डैम मतलब खुद के वेट से। कंक्रीट डैम जो है एक टाइप ऑफ ग्रेविटी डैम है। कंक्रीट डैम क्या है? एक टाइप ऑफ ग्रेविटी डैम है।
टाइप ऑफ ग्रेविटी डैम है, लेकिन कंक्रीट है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल बी विल बी राइट आंसर। ये बहुत अच्छे तरीके से आपने आंसर किया। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ध्यान दीजिएगा, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है ऑन द मॉडरेट फाउंडेशंस, किस पे? मॉडरेट फाउंडेशंस पे, मतलब मध्यम नींव है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नींव नहीं है, ठीक है। जैसे जो मैसनरी या जैसे ग्रेविटी डैम के लिए क्या होना चाहिए? ग्रेविटी डैम के लिए फाउंडेशन क्या होना चाहिए? बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फाउंडेशन क्या होना चाहिए? बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना। अगर कोई बोले रॉकी फाउंडेशन हो तो सबसे अच्छा है। तो ग्रेविटी डैम क्यों? क्योंकि ग्रेविटी डैम का खुद का भार बहुत होता है। ग्रेविटी डैम की हाइट बहुत है, देयर इज वेट बहुत है, हैवी वेट। ग्रेविटी डैम क्या होता है? वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो ग्रेविटी डैम के लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अर्दन डैम के लिए, तो अर्दन डैम के लिए अगर वीक फाउंडेशन होगा तो भी चल जाएगा। अर्दन डैम के लिए क्या होगा? थोड़ा सा वीकर फाउंडेशन होगा, वीकर फाउंडेशन होगा, या फिर अगर हम बात करते हैं कि क्लेई फाउंडेशन होगा, जैसे क्ले वगैरह का होगा तो चल जाता है, ठीक है। रॉकफिल डैम एक ऐसा डैम है जो मॉडरेट फाउंडेशन में बनेगा। रॉकफिल डैम एक ऐसा है जो मॉडरेट फाउंडेशन में बनेगा। क्यों? न बहुत मजबूत न बहुत कमजोर होगा। करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन है टिहरी डैम के बारे में बता दो सर। सर टिहरी डैम कैसा डैम है? रॉकफिल डैम ही है। और ये रॉकफिल डैम क्या होता है? ये बहुत थिन होता है, थिन होता है, ओके। कर्व्ड इन प्लान होता है, ठीक है, ओके। स्ट्रॉन्गर देन अर्दन डैम होता है, स्ट्रॉन्गर देन अर्दन डैम होता है, अर्दन डैम से मजबूत होता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो डैम है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? रॉकफिल डैम। ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होता है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होता है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होने का मतलब क्या है कि ये डैम कैसा है? फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा, बिल्कुल इसका सही आंसर है रॉकफिल डैम। अब सर देखो, कर्व्ड इन प्लान नहीं हो, सॉरी, दैट कर्व्ड इन प्लान वाला जो डैम होगा वो होगा हमारा आर्च डैम। उस पर हम बात करेंगे, अभी आर्च डैम पे हम बात करेंगे। अब सर क्वेश्चन है कि अर्दन रॉकफिल डैम है टिहरी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जब बहुत जल्दी बुक के बारे में अवी रावत आपको अपडेट मिल जाएगी तो फिर आप लोग बुक एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। जो अर्दन रॉकफिल डैम है वो क्या होता है? मिट्टी और रॉक को मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है? वो फ्लेक्सिबल डैम होता है। तो वो क्या होता है? अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होता है। तो एग्जाम्पल जो इंडिया में डैम है वो डैम क्या है? टिहरी डैम। तो इंडिया का जो टिहरी डैम है वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है। टिहरी डैम इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है। और जो टिहरी डैम है, जो इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है, ये डैम कैसा है? रॉकफिल डैम ही है। रॉकफिल डैम क्यों है? मतलब मिट्टी का नहीं है, स्टोन फिल्ड इन द अर्थ, स्टोन फिल्ड है किसमें? आपके एम्बैंकमेंट में। रॉकफिल डैम है, रॉक फिल कर दिया आपने मिट्टी के डैम में, तो मिट्टी से मजबूत हो गया। हाँ, उससे कमजोर होता है, वीकर देन अर्थक्वेक डैम। तो ये टिहरी डैम। सबसे अच्छी बात क्या होती है? फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होता है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होता है। देखो समझो मेरी बात, पहले नहीं समझ आया फिर से रिपीट करता हूं। देखो मेरा कहना है, जो आपका कौन सा डैम होगा? ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम किसका बना होगा? ग्रेविटी डैम बना होगा सर मान लो कंक्रीट का। तो कंक्रीट का बना होगा तो इसका वेट बहुत ज़्यादा होगा। सुनिएगा ध्यान से, अभी समझ में आ जाएगा। हैवी वेट होगा। ग्रेविटी डैम विल बी स्ट्रॉन्गर, आई एम नॉट सेइंग कि कमजोर होगा, ये मजबूत होगा, लेकिन ये बड़ा रिजिड होगा। ये कैसा होगा? बड़ा रिजिड होगा। समझिए, जो कंक्रीट का बना ग्रेविटी डैम है माय डियर, सुनिएगा ध्यान से, कोई जल्दी नहीं हमें। जो कंक्रीट का बना ग्रेविटी डैम है वो बहुत हैवी होगा, बहुत ज्यादा वेट होगा। क्यों? क्योंकि उसका सेल्फ वेट बहुत ज्यादा होगा, तो वो स्ट्रांग होगा, लेकिन वो बहुत रिजिड होगा, रिजिड होगा। तो अर्थक्वेक जैसे ही आएगी और आपके ग्रेविटी डैम में क्रैक्स आ जाएंगे और उसके फेल होने के चांसेस हैं, आपके ग्रेविटी डैम के फेल होने के चांसेस हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जो अर्दन डैम है, अर्दन डैम रिजिड तो नहीं है, मिट्टी से बने जो डैम है रिजिड तो नहीं है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन एक नुकसान ये है कि अर्दन डैम बड़े वीकर होते हैं, कमजोर होते हैं। अब देखो कंपेयर करो दोनों को। कंक्रीट डैम मजबूत है, मजबूत है, लेकिन कैसा है? लेकिन कैसा है? रिजिड है। रिजिड है तो अर्थक्वेक आएगी तो दिक्कत है। अर्दन डैम फ्लेक्सिबल है, अर्थक्वेक झेल लेगी, लेकिन सर कमजोर है ना, हैवी अर्थक्वेक आ गया तो प्रॉब्लम होगी ना। तो दो प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ इसमें है, स्ट्रेंथ इसमें है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है। हमें दोनों चाहिए।
हमें ये चाहिए कि मजबूती भी हो और फ्लेक्सिबिलिटी भी हो। हमें ये चाहिए कि मजबूती भी हो और क्या हो, फ्लेक्सिबिलिटी भी हो। तो सर इसके लिए क्या करोगे कि उसी अर्दन डैम में रॉक फिल कर दोगे, रॉक या स्टोन फिल कर दोगे, तो वो मजबूत हो जाएगा। और फ्लेक्सिबल था ही, तो फ्लेक्सिबल है तो अर्थक्वेक भी ले लेगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात भाई, ये मजबूत है लेकिन अर्थक्वेक जैसे ही आएगी क्रैक हो जाएगा, बड़ी तबाही मचा देगा, और ये वैसे ही कमजोर है तो, लेकिन फ्लेक्सिबल है। तो अर्दन डैम जो कमजोर था, फ्लेक्सिबल था, उसी में रॉक फिल करके उसको स्ट्रांग बना दिया, तो वो फ्लेक्सिबल भी हो गया। यू गॉट माय पॉइंट। तो मजबूत भी है। अब तो मैंने क्या लिखा कि इट इज स्ट्रॉन्गर देन अर्दन डैम। मैंने क्या लिखा, इट इज स्ट्रॉन्गर देन अर्दन डैम, और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी हो गया। तो इंडिया का जो सबसे ऊंचा बांध टिहरी डैम है, जो उत्तराखंड में बना रखा है, हमने उत्तराखंड जैसी जगह पे क्यों बना रखा है टिहरी डैम, मैंने डिस्कस पहले भी किया है आपसे। सर इसलिए बना रखा है क्योंकि टिहरी डैम कंक्रीट की डैम नहीं है। उत्तराखंड में बहुत भूकंप आते हैं, टिहरी डैम कंक्रीट की डैम नहीं है। टिहरी डैम एक कैसी डैम है, टिहरी डैम इज अ रॉकफिल डैम। तो वो रॉकफिल डैम फ्लेक्सिबल डैम होती है, तो मान लो थोड़ा बहुत भूकंप आता भी है तो वो रजिस्ट कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्ट्रेंथ भी है उसमें, क्योंकि मिट्टी की नहीं बनी है, वो मिट्टी में रॉक फिल करके बनी है। वो डिफरेंस समझ में आ रहा है? सोम गुप्ता जो है, जो स्टूडेंट जो पूछ रहे थे, करेक्ट, सोम गुप्ता, ठीक, फाइन, करेक्ट। तो क्योंकि हम मिट्टी के डैम बना देंगे तो मजबूती ही नहीं आती उसमें। आप लॉजिक समझ रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं, जहां जहां से जो भी क्वेश्चन आए थे हम डिस्कशन कर लेंगे, समझ गए ना। तो रॉकफिल डैम हमको करना पड़ता है, फाइन, एक बार कंफर्म करिए। चलिए, तो जहां पे भी लिखा हो, क्या, जहां पे भी लिखा हो सीस्मिक एरियाज या फिर भूकंपीय क्षेत्रों में, तो सीधा क्या लेंगे, रॉकफिल डैम, ठीक, ओके। और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए यू विल यूज व्हाट, ग्रेविटी डैम, ठीक। चलिए, क्लियर हो गए, यहां पे आगे बढ़ेंगे। द बेस विड्थ ऑफ द रॉकफिल डैम, है ना, इन कंपैरिजन टू अर्दन डैम, ठीक है। अर्दन डैम, अब अर्दन डैम ऐसी डैम है सर कि जो बहुत ज्यादा, जैसे देखो दिस इज द, अगर ये रॉकफिल डैम हुआ काफी ऊंचा काफी पतला, तो जो अर्दन डैम होगा ना, जब अर्दन डैम होगा ना, वो काफी नीचा और काफी चौड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी का डैम है। तो सर रॉकफिल डैम हो चाहे ग्रेविटी डैम हो, इन सब का बेस बहुत पतला होगा। आप समझ रहे हैं ना, इन सब का बेस जो बहुत होगा, पतला होगा। अर्दन डैम हैज हाईएस्ट बेस। बेस की मतलब क्या है, बेस का मतलब है दिस इज द बेस विड्थ, दिस इज द बेस विड्थ, दिस इज द बेस विड्थ, दिस इज द बेस विड्थ। ये बहुत ज्यादा अर्दन डैम के लिए काफी क्या करना पड़ेगा, हमें बेस विड्थ बहुत चौड़ा करना पड़ेगा। बाकी डैम्स के लिए बेस विड्थ जो है वो उतना चौड़ा नहीं होगा, उतना चौड़ा नहीं होगा, है ना। बेस विड्थ फॉर द अर्दन डैम विल नॉट बी दैट मच, ठीक, ओके, फाइन, समझ गए। तो बिल्कुल मच स्मॉलर, ओके, फाइन, बिल्कुल स्मॉल होगा, बेस विड्थ विल बी स्मॉलर। अरे भाई 4 बजे होती है ना, 4 बजे। अब बार बार कमेंट मत करिए, एक कमेंट आप एक ही बार क्या करिए ना, आप दिखाओ कि यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट। स्पैमिंग कर देते हो, बार बार वही कमेंट करते हो। तो सर इसका जो बेस विड्थ है वो छोटा होगा। अर्दन हैज हाई बेस विड्थ। अगर आप देखोगे तो मैंने यहां पर एक टर्म लिखा है कि जो अर्दन डैम है, अर्दन डैम हाइट कम होती है। सुनिएगा, अर्दन डैम की खासियत बता रहा हूं, हाइट कम होती है, बेस लंबा होता है, ठीक है, बेस क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। और ये अर्दन डैम क्या होता है, लंबी होती है, ठीक है। सुनिएगा, देखिएगा, अर्दन डैम की बात मैं कर रहा हूं। अर्दन डैम क्या होती है, सुनिएगा, फिर से देखिएगा। अर्दन डैम मिट्टी की बनी डैम होती है, मिट्टी की बनी क्या होती है, डैम होती है, ओके। तो ये लो हाइट की होती है, लो हाइट की बनाते हैं, ऊंचा ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, ठीक है। हाई बेस विड्थ, इसका बेस विड्थ बहुत ज़्यादा होता है, बेस विड्थ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लंबी बहुत होती है, लॉन्गर होती है, और ये वीक फाउंडेशन पे बनाई जा सकती है। किस पे बनाई जा सकती है, वीक फाउंडेशन पे बनाई जा सकती है, फाइन। तो उसका, उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो गया, मच स्मॉलर। अर्दन डैम के लिए जो बेस विड्थ होगा वो स्मॉलर होगा। अगला क्वेश्चन आइए, द मोस्ट प्रेफर्ड सॉइल फॉर द सेंट्रल इम्परवियस कोर। सेंट्रल इम्पर, अब देखो अर्दन डैम में क्या होता है, मिट्टी में एक प्रॉब्लम होती है पानी के सीपेज करने की, तो बीच में क्या होता है, एक कोर बना देते हैं। तो क्या होता है, आप सेंट्रल इम्परवियस कोर बना देते हो।
तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इम्परवियस कोर मिट्टी के डैम में किसका बनाएंगे? इम्परवियस कोर मतलब अप्रवेश्य कोर, क्योंकि अर्दन डैम में एक प्रॉब्लम है। क्या होगा? अर्दन डैम में एक प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है? रिसन की प्रॉब्लम है, या फिर किसकी प्रॉब्लम है? सीपेज की प्रॉब्लम है। तो अर्दन डैम में रिसन या सीपेज की बहुत समस्या है, इसीलिए डैम की बॉडी में एक कोर बना देते हैं, और वो कोर किस चीज का बना होता है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, हाईली इम्परवियस क्ले, सिर्फ क्ले नहीं बनाते, सिर्फ क्ले नहीं होता। ठीक है, ग्रेवल का तो बना ही नहीं सकते, कोर सैंड तो बना ही नहीं सकते। क्यों? अरे सर ये सब बहुत परवियस है, ये तो हो ही नहीं सकता। सर बी और सी तो आप आंसर करोगे ही नहीं, क्योंकि ये बहुत परवियस है। दीज आर हाईली परवियस, दीज आर हाईली परवियस। परवियस मतलब पानी फ्लो करेगा। तो सर जब पानी फ्लो करेगा तो सीपेज रोकोगे कैसे? तो सैंड और ग्रेवल का तो नहीं बनाओगे। ठीक, ओके। अब सर सिर्फ क्ले का नहीं बना सकते, सिर्फ क्ले का नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि आपको वहां पर सर ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ पानी नहीं रोकना है, यू नीड अदर प्रॉपर्टी ऑल्सो, आपको दूसरी प्रॉपर्टी चाहिए। तो क्ले को फाइन सैंड के साथ मिक्स करके बनाते हैं। क्ले को किसके साथ बनाते हैं? फाइन सैंड के साथ मिक्स करके बनाते हैं। इससे क्या होता है? परमेबिलिटी तो कम हो जाती है, प्लास्टिसिटी ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? एक तो काम है, क्या हो जाता है? लो परमेबिलिटी, परमेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक, प्लास्टिसिटी ज़्यादा हो जाता है, तो हमें बनाना बहुत आसान होता है। ठीक है, कोहेजन भी ज़्यादा है, तो कोहेसिव फोर्स भी लेके रखेगा। हाई कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन भी ज़्यादा है, मतलब ये क्या करता है? बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी चाहिए। I'm saying पानी नहीं फ्लो होने देना है, you're right, लेकिन अदर प्रॉपर्टी भी तो चाहिए। ठीक है, प्लास्टिसिटी हो वहां पे, ठीक है, कोहेजन हो वहां पे, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो तो बिल्कुल आप याद रखिएगा कि ये मिट्टी की जो डैम है, ये जो हमारी किसकी डैम है? जो मिट्टी की डैम है, इस मिट्टी की डैम में सीपेज की समस्या थी, सीपेज की समस्या थी। इसके लिए जो कोर है, इस डैम का जो कोर है, वो महीन रेत के साथ मृतिका यानी कि क्ले को मिक्स कर देते हैं। परमिएबिलिटी होता है कार्तिकेय पटेल, अपने में से पानी को फ्लो कराने की क्षमता, अपने में से पानी को फ्लो कराने की क्षमता। तो कोई चीज चट्टान इम्परविएबल है। चट्टान कैसा है? इम्परमिएबल है, क्योंकि चट्टानों में से कुछ भी फ्लो नहीं कर सकता। लेकिन जो रेत है वो परमिएबल है, पारगम्य है, पारगम्य है। क्यों? क्योंकि उसमें से पानी फ्लो कर सकता है। तो ये जो हमारी मिट्टी की डैम है, मिट्टी में से पानी रिसन की समस्या हो सकती है, रिसन हो सकता है, सीपेज हो सकता है, पानी रिस के फ्लो कर सकता है। इसीलिए आप क्या करते हैं कि बीच में एक कोर बना के उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है, एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर वही मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। ठीक है, मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अर्थन डैम सिल्ट प्रेशर इज डिफरेंट थिंग। यतेंद्र, चलिए क्वेश्चन नंबर 115 के बारे में बात करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 के बारे में बात करिएगा। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अर्दन डैम बाय हाइड्रोलिक फिल मेथड, हाइड्रोलिक फिल मेथड से आप अर्दन डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। पढ़िए पहले क्वेश्चन आराम से, जस्ट रीड क्वेश्चन फर्स्ट, रीड क्वेश्चन फर्स्ट। हाइड्रोलिक फिल मेथड से आप अर्दन डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वो आपको पता है। अब आपको पता है ये इसका आंसर। क्यों पता है? क्योंकि आपने पिछला सवाल कर लिया, पिछला सवाल कर लिया, देन यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विद आंसरिंग दिस क्वेश्चन। बिल्कुल। अरे सर यही तो समस्या है, सेंट्रल इम्परवियस कोर को बनाना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या डेवलपमेंट होगा? पोर प्रेशर का डेवलपमेंट होगा। फाइन, अगला क्वेश्चन, सीपेज जब होता है अर्दन डैम में से, क्वेश्चन नंबर 116, बिल्कुल ए वाज राइट आंसर देयर। ओके आनंद, अब नाउ क्वेश्चन नंबर 116, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का आंसर सही है। बिल्कुल, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि आज गुरुजी थोड़ा तेज चल रहे हैं, पर्पज है, क्योंकि आज सवाल नहीं है, आज कॉन्सेप्चुअल बात है, थियोरिटिकल बातें हैं, फैक्चुअल चीजें हैं। तो आज मेरा टारगेट है कि कम से कम 30-35 क्वेश्चन करा दूं आपको, और डिस्कशन इसीलिए मैं थोड़ा सा आज इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं। बस आप सुनो ध्यान से, और जब भी आंसर हो बस आंसर कमेंट कर दो, भटको मत इधर उधर। बिल्कुल आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस लेक्चर से। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब सीपेज होती है थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्दन डैम, तो उससे होता क्या है? जब मृदा बांध के मुख्य भाग से या बॉडी से रिसाव होता है, पानी का रिसन होता है, तो उससे होता क्या है? उससे होता क्या है?
देखिए पोर प्रेशर डेवलप होता है जब पानी कहीं से फ्लो करता है ना, तो वो अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, वेट लगा के उसको हल्का कर देता है, तो पोर प्रेशर डेवलप होता है। और पोर प्रेशर के डेवलप होने से शियर स्ट्रेंथ में कमी हो जाती है। तो बिल्कुल डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। समझ रहे हैं ना, पोर प्रेशर डेवलप होता है। क्या डेवलप हो जाता है, पोर प्रेशर। पोर प्रेशर मतलब पानी जब पोर में से चलता है तो क्या करता है, प्रेशर लगाता है एक अपोजिट, तो उससे क्या होता है, कमजोर हो जाती है, तो शियर स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है। तो बिल्कुल डी विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है, शियर स्ट्रेस का मतलब नहीं, शियर स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, तो डी विल बी राइट आंसर। नहीं, शियर स्ट्रेंथ में कमी आती है पोर प्रेशर की वजह से। मीना चौधरी जी, शियर स्ट्रेंथ में भी कमी आती है, तो डी सबसे यहां पर उचित आंसर होगा। ये तो होता ही है सीपेज से, बट उससे शियर स्ट्रेंथ में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। फाइन, नाउ द क्वेश्चन इज हियर। तो ये तो हमने अभी तक जितनी बातें की, अब एक डैम की बात उन्होंने नहीं की, मैं आपको एक और डैम बता देता हूं। एक डैम हमारे पास आर्च डैम भी है। अब आर्च डैम क्या होता है, जैसे ग्रेविटी डैम को देखोगे तो सीधा सीधा होता है, ग्रेविटी डैम को देखोगे तो क्या होता है, सीधा सीधा होता है। ठीक है, ग्रेविटी डैम जो होता है वो कैसा होता है, सीधा सीधा होता है, लाइक दिस। और आर्च डैम को देखोगे ना तो ऐसे ऐसे रहता है, ये कर्व इन प्लान होता है। तो आर्च डैम बेसिकली एक डैम होता है जो कैसा होता है, कर्व होता है प्लान में, कर्व इन प्लान। ठीक, ये पूरा का पूरा लोड ट्रांसफर कैसे करता है, बाय आर्च एक्शन। जैसे आर्च करता है लोड ट्रांसफर, मतलब पानी जब आएगा तो आपको आर्च डैम ऐसा दिखेगा। ग्रेविटी डैम में सीधा सीधा दिखेगा, नदी के उस तरफ, ये नदी है, ये नदी है, दिस इज रिवर, नदी है। ठीक है, लेकिन आर्च डैम तो आर्च एक्शन से पूरा का पूरा पानी का लोड ट्रांसफर करता है। ठीक है, और लोड कहां देता है, नीचे नहीं देता, किनारों पे देता है। बिल्कुल इडुक्की डैम कहां पे, केरला में, पेरियार रिवर पर। वेरी नाइस कुलदीप एंड आनंद एंड एवरीवन। ठीक है, आर्च एक्शन से, और ये ट्रांसफर ऑल लोड टू एबटमेंट। एबटमेंट मतलब किनारों पर, जमीन पर नहीं देता, किनारों पर दे देता है। मतलब ये अपना सारा का सारा लोड क्या होता है, किनारों पर दे देता है, किनारों पर दे देता है। समझ रहे हो ना। ओके, इंडिया में कौन सा डैम आर्च डैम है, बिल्कुल इडुक्की डैम। इंडिया में एक अकेला ऐसा डैम है जो तिरछा बनाया हो। किस पर बना है सर, पेरियार रिवर में बना है, केरला में इडुक्की डैम, और इडुक्की डैम आर्च डैम है। तो आर्च डैम कर्व होता है, इन प्लान कैसा होता है, कर्व होता है, तिरछा होता है, तिरछा होता है। और ये क्या करता है, अपना सारा का सारा लोड किनारों पर ट्रांसफर करता है, किनारों पर, एबटमेंट्स पर। उसके लिए एबटमेंट्स आपके मजबूत होने चाहिए, एबटमेंट्स आपके मजबूत होने चाहिए। ठीक है, और इसका जो आर्च एंगल लोग कहते हैं वो 133 डिग्री 34 मिनट का बेस्ट आर्च एंगल होता है। 133 डिग्री 34 मिनट का बेस्ट आर्च एंगल होता है। अब आ जाइए आप यहाँ पर 117 नंबर सवाल पर। बहुत बढ़िया तरीके से आप चल रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 117, पहले 117 के पहले आप क्वेश्चन नंबर 118 नहीं, पहले 117 ही करिए। चलिए, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, सेम ही क्वेश्चन है, देयर इज नो मच डिफरेंस बिटवीन देम। तो आप ले देखिए, दिस इज ऑलमोस्ट अ सेम क्वेश्चन, इट इज ऑलमोस्ट अ सेम क्वेश्चन, इट इज ऑलमोस्ट अ सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, बटरेस डैम जो होता है आनंद, बटरेस डैम ये डैम होता है। बटरेस क्या होता है, एक पीछे से सपोर्ट होती है। बटरेस डैम क्या होता है, जब बटरेस डैम के बारे में अगर आप हमसे पूछना चाह रहे हैं तो देखो, बटरेस डैम क्या होता है, सबसे कम मटेरियल लगता है, लेस मटेरियल, सबसे कम मटेरियल की खपत होती है बटरेस डैम बनाने में। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम वियर वॉल को एक सपोर्ट देते हैं। ठीक है, डैम इज सपोर्टेड बाय अ बटरेस, मतलब मैं आपको जैसे एक सिंपल लॉजिक बता दूं, सपोर्टेड बाय बटरेस। जैसे मान लो मैंने डैम की एक दीवार बनाई, डैम की एक दीवार बनाई, इस दीवार को पीछे से सपोर्ट मिलता है, पीछे से सपोर्ट मिलता है, उसको बटरेस डैम कहते हैं। तो बटरेस डैम की अगर हम बात करें आनंद, तो बटरेस डैम क्या होता है, क्योंकि पीछे से सपोर्ट मिलता है इसलिए कम मटेरियल लगता है। ठीक है, तो सबसे कम मटेरियल, अगर आपसे बोलेगा कि मटेरियल बहुत कम अवेलेबल है कंस्ट्रक्शन में, कौन सा डैम बनाए, तो बटरेस डैम, क्योंकि पीछे से सपोर्ट मिलता है। दिस इज द बटरेस,
सपोर्ट, है ना। यहां पर क्वेश्चन है, एक टर्म यूज हो रहा है एलिमेंट्री प्रोफाइल। क्या यूज हो रहा है? एलिमेंट्री प्रोफाइल, यानी कि प्राथमिक प्रोफाइल की बात कर रहा है। और प्राथमिक प्रोफाइल क्या होती है भाई साहब? प्राथमिक प्रोफाइल होती है ये, किसी डैम को ट्रायंगुलर बनाना, सुनिएगा ध्यान से, किसी डैम को ट्रायंगुलर बनाना और उसमें पीछे पूरा का पूरा पानी भर देना, ये कहलाता है क्या? इसकी प्राथमिक प्रोफाइल। ओके, इसकी बी यानी कि विड्थ की बात कर रहा है, करेक्ट, इसके विड्थ की बात कर रहा है। अब सर जो इसकी विड्थ होती है, अब देखिए क्वेश्चन में इसकी विड्थ होती है 2 होती है। अब अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को एससी माने, एससी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है। तो इसकी जो मिनिमम विड्थ होती है वो आपको 2 क्राइटेरिया से ग्रेटर लेनी पड़ती है। किसकी? एक तो h बाई म्यू SC माइनस 1, नहीं म्यू नहीं, अंडर रूट लगाओ बस, h बाई अंडर रूट SC माइनस सी और h बाई म्यू SC माइनस सी। अब c क्या है? सीपेज कॉफिशिएंट है। c क्या है माय डियर? सीपेज कॉफिशिएंट है। तो सीपेज कॉफिशिएंट की वैल्यू अगर हटा दोगे तो भी इसकी जो वैल्यू होगी, किसकी? बी मिनिमम की वैल्यू होगी। ये बी मिनिमम की वैल्यू होती है लार्जर ऑफ h बाई अंडर रूट SC, सी को अगर इग्नोर भी कर दिया, और h बाई म्यू SC, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो लेना होता है, बी। दिस इज द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द ग्रेविटी डैम। सर ग्रेविटी डैम में स्लाइडिंग से बचने के लिए और टेंशन से बचने के लिए ये होता है स्लाइडिंग से बचने के लिए मिनिमम बी इतना हो और टेंशन से बचने के लिए मिनिमम बी इतना हो। तो अगर आपको दोनों से बचाना हो, अगर आपको क्या करना हो? दोनों से बचाना हो, तो h की वैल्यू क्या करो? इन दोनों में से जो लार्जर आ रहा है वो दे दो। डेट आ गया, कब है डेट भाई LRC बिहार का? आप लोगों का कब पेपर है? कुमार रोशन यादव, समझ गए ना? नहीं समझे? फिर से समझाता हूं। एलिमेंट्री प्रोफाइल वो प्रोफाइल होती है जिस प्रोफाइल में डैम आपका कैसा दिखता है? सर डैम हमारा राइट एंगल्ड ट्रायंगल दिखता है। डैम हमेशा कैसा दिखता है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल दिखता है, एक समकोण त्रिभुज जैसा डैम दिखता है। तो एलिमेंट्री प्रोफाइल का जो डैम होगा वो ऐसा दिखेगा, पीछे पूरा पानी भरा है। तो इसकी अगर हाइट h है तो ये जो b है, यानी कि जो बेस विड्थ है, इस एलिमेंट्री प्रोफाइल की जो बेस विड्थ है वो कितनी रखनी होती है, इस पे सवाल आता है, इस पे सवाल आता है, करेक्ट। अब सुनिएगा, अगर आपको इसमें टेंशन से बचाना है तो h बाई म्यू अंडर रूट SC माइनस सी, और अगर स्लाइडिंग से बचाना है तो h बाई म्यू SC माइनस सी। ठीक है, SC क्या है? SC है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, सापेक्ष घनत्व। सापेक्ष घनत्व किसका? सापेक्ष घनत्व किसका? जिससे डैम बना है। जैसे कंक्रीट का सापेक्ष घनत्व कितना हो जाता है? कंक्रीट का सापेक्ष घनत्व कितना हो जाता है, जिसको आप G कहते हो, जो यहाँ SC कह रहा है 2.4 हो जाता है, और C आपका सीपेज कॉफिशिएंट है। तो इन दोनों में से जो होगा वो ले लेंगे। तो सर C में कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो C को इग्नोर कर दिया, तो h बाई अंडर रूट के साथ SC या h बाई म्यू के साथ SC। ठीक, तो करेक्ट आंसर बिल्कुल हो गया C, लार्जर ऑफ, है ना। अगले क्वेश्चन पर आइए। नाउ कम बैक टू अनदर क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन वही है। क्या बोल रहे हैं? सर डैम की हाइट कितनी है? डैम की हाइट है h। ठीक है, ठीक है, ओके। रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम चीज होती है। रिलेटिव डेंसिटी ही स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ये भी कितनी है? सेम ही क्वेश्चन है सर। ये कितनी दे दी? SC, ओके। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे दिया? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे दिया? कोएफिशिएंट फ्रिक्शन दे दिया म्यू। सीपेज का कोएफिशिएंट कितना दे दिया? सीपेज कोएफिशिएंट कितना है? C। तो सर सेम चीज ही तो है। 4 से 17 क्या? अरे रोशन यादव 4 से 17 क्या भाई साहब? 4 से 17 जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, तो बेस विड्थ जो होगी, तो एलिमेंट्री प्रोफाइल बोल रहा है, क्या बोल रहा है? फिर से बोल रहा है क्या? आपसे बोल रहा है क्या? एलिमेंट्री प्रोफाइल। क्या बोल रहा है? एलिमेंट्री प्रोफाइल।
तो एलिमेंट्री प्रोफाइल के लिए आपके एलिमेंट्री प्रोफाइल के लिए जो बेस विड्थ होता है वो मिनिमम होगा। किसका मिनिमम होगा? ये होगा दोनों का लार्जर। किसका लार्जर? h बाय म्यू एस सी माइनस सी स्लाइडिंग क्राइटेरिया, या फिर h बाय अंडर रूट एस सी माइनस सी। समझ रहे ना? तो सर ये वही चीज हो गया। नो लार्जर, अरे इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा। नो ऑप्शन इज मैचिंग, ये तो काफी कंफ्यूज कर रहा है। तो सी को वैल्यू क्या रखो? 1 रख लो सी को इन सच सिचुएशन, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता सर, ये तो हो नहीं सकता। तो सी की वैल्यू कितनी होगी ये भी नहीं बता रहा क्वेश्चन में। क्या ये क्वेश्चन नहीं बता रहा? ठीक है, तो सी को 1 लेके ए को लगा सकते हो आप। अच्छा 4 से 17 अगस्त है, ओके कोई बात नहीं। तो सी को 1 लेके आप ए को लगा सकते हो, क्योंकि सर ये तो होगा नहीं। पहली बात तो ये तो कट ही गया, ठीक है। म्यू -1 तो जैसा कुछ हो ही नहीं सकता, तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना होगा। तो उसने सी की वैल्यू को क्या मान ली? फुल सी पेज के लिए। उसने क्या मान ली? फुल सी पेज के लिए। और ये होगा भी ना सर, ये बोल तो रहा है कि फुल अपलिफ्ट इज कंसीडर्ड, फुल अपलिफ्ट कंसीडर्ड, तो यानी कि फुल सी पेज। तो सी पेज कॉफिशिएंट के लिए कितना हो जाएगा? तो सी पेज कॉफिशिएंट की वैल्यू 1 मान ली, तो यहाँ 1 मान ली। तो h बाई म्यू एस सी माइनस 1 या फिर h बाई अंडर रूट एस सी माइनस 1। सही है, जा रहा है, सही जा रहा है, बिल्कुल ए है सही आंसर, क्योंकि सी पेज को इग्नोर नहीं किया है। इस क्वेश्चन में सी की वैल्यू को आपने क्या मान ली? 0। तो जब सी की वैल्यू को 0 मान लोगे तो सी पेज को क्या कर दिया आपने? इग्नोर कर दिया है। सी पेज को आपने क्या कर दिया है? इग्नोर कर दिया है। इसलिए सी को 0 मान के h बाई म्यू अंडर रूट एस सी कर दिया था डायरेक्टली। यहां पर फुल सी पेज लिया है, तो फुल सी पेज लिया है तो सी की वैल्यू को कितना माना हमने? 1 माना। सर हाइड्रोलॉजी भी ऐसे ही करवा देना, पढ़ने में मजा आ रहा। कराएंगे हाइड्रोलॉजी के भी सेशंस लाएंगे, लेकिन अभी आपके लिए देयर इज अ न्यू अपडेट फॉर यू। बिल्कुल हाइड्रोलॉजी भी करवाएंगे, यूट्यूब पे करवाएंगे। 1 वीक का एकदम बेहतरीन सेशन लेके आएंगे, पूरी हाइड्रोलॉजी आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे। बट वेट करिए, अभी कुछ नए अनाउंसमेंट्स होने हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। बस आप लोग क्या होता है, लास्ट में क्राउड गिर जाता है तो फिर वो टीचर का मोटिवेशन गिर जाता है। पिछले हफ्ते तक आप सही आ रहे थे, लेकिन इस हफ्ते तक आप बिल्कुल स्लो हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 सर, बहुत ब्यूटीफुल सवाल है सर, ब्यूटीफुल सवाल है। ग्रेविटी डैम को आपको हाई ग्रेविटी डैम कब मानना है? ग्रेविटी डैम को क्या मानना है? हाई डैम कब मानना है? अगर उसकी हाइट कितने से ज्यादा हो, ठीक है, उसकी हाइट कितने से ज्यादा हो। ग्रेविटी डैम को हाई डैम कब मानना है? अगर उसकी हाइट कितने से ज्यादा हो। सर ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं, देयर इज अ चांस कि वो एग्जाम में पूछेगा। बिल्कुल प्रैक्टिस करिए एग्जाम यहाँ पर। ग्रेविटी डैम को हाई ग्रेविटी डैम कब मानना है? व्हेन यू विल कंसीडर द ग्रेविटी डैम एज हाई डैम, अगर उसकी हाइट कितने से ज्यादा हो। कितने से ज्यादा हाइट होगी तो क्या करेंगे हम, ठीक। हाइट विल बी मोर देन एफ सी। एफ क्या है पहले? परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। देखिए एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, टू बी सेफ इन, ठीक है, यहां पर समझिएगा, टू बी सेफ इन कॉम्प्रेशन, सेफ इन कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन में सेफ रहने के लिए, ठीक है, जो एच होना चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, कम होना चाहिए, किसे? एफ। जी हाँ, अब बहुत अच्छे से बता, आप लोग कमेंट करिए यार, पहले आपका कमेंट नहीं आया, फिर आप मुझसे सॉल्व करा लेंगे। डी बता रहे हैं, ओके वेरी गुड। एनीवन एल्स? कोई और स्टूडेंट? एक स्टूडेंट का आंसर आया डी, बाकी स्टूडेंट? गामा डब्ल्यू एस सी माइनस सी प्लस 1 हो जाता है सर। गामा डब्ल्यू, अच्छा रेस्ट कर रहे हो। गामा डब्ल्यू एस सी माइनस सी प्लस 1 होता है। सुनिए क्या होता है, अगर इतना है तो सेफ होगा कंप्रेशन में, यानी कि एच क्रिट, अच्छा यहां पे एफ है क्या? एफ है परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। गामा डब्ल्यू क्या है? गामा डब्ल्यू है यूनिट वेट ऑफ वाटर, गामा डब्ल्यू है यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर फिक्स होता है। सी एस सी क्या है आपको पता है, वही स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको यहाँ ये एस एस कह रहा है। और सी क्या है आपका? सीपेज कॉफिशिएंट। तो मतलब इतना होगा तो ये क्या होगा? लो ग्रेविटी डैम कहलाएगा, ठीक, ओके।
नाउ अब हम आगे बात करेंगे। तो एच क्रिटिकल कितना हो गया? तो एच क्रिटिकल जो हो गया, एच क्रिटिकल मतलब इससे ज्यादा मत जाओ, अगर इससे ज्यादा जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन में फेल हो जाएगा। तो एच क्रिटिकल की वैल्यू कितनी हो गई? एच क्रिटिकल की जो वैल्यू हो गई वो हो गई, क्रिटिकल हाइट जो हो गया एफ डिवाइडेड बाय एफ, यानी कि परमिसिबल स्ट्रेस, यूनिट वेट को वो माना है डब्ल्यू, डब्ल्यू को यूनिट वेट माना, डब्ल्यू को यूनिट वेट मान लिया, सी को उसने 0 मान लिया, तो एस सी प्लस 1, यानी कि ये आपका एच क्रिटिकल हुआ, ये होगा एच क्रिटिकल। ठीक है, इसको आपने कहा लो ग्रेविटी डैम। लेकिन सर मुझे इससे ज्यादा डैम बनाना हो तो, अगर मुझे इससे ज्यादा ऊंचा डैम बनाना हो तो, अगर मुझे इससे ज्यादा ऊंचा डैम बनाना हो तो सर देखो ये होता है ये, फिर उसके बाद आप ऐसे बना सकते हैं, सेम प्रोफाइल नहीं देंगे आप समझ रहे हो ना। मतलब अगर आपको दिस इज द लो ग्रेविटी डैम, हाई ग्रेविटी डैम एच क्रिटिकल तो इतना होगा प्लस कुछ एक्स्ट्रा दे दोगे तो ये हो जाएगा हाई ग्रेविटी डैम। तो ये हाई ग्रेविटी डैम ऐसी ग्रेविटी डैम है जिसकी हाइट, टोटल हाइट क्रिटिकल वाले से ज्यादा है, जिसकी टोटल हाइट कितना है, क्रिटिकल वाले से ज्यादा है, जिसकी टोटल हाइट क्रिटिकल वाले से क्या है, ज्यादा है। अगर देखिए मैंने कहा कि अगर आप F बाई गामा डब्ल्यू एस सी माइनस सी प्लस 1 रखेंगे तो ये कंप्रेशन में फेल नहीं होगा, और ये वाली प्रोफाइल आप दे सकते हैं, सिंपल ट्रायंगुलर प्रोफाइल दे सकते हैं, जिसपे हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, सिंपल जिसपे हम अभी क्वेश्चन पढ़ रहे थे, ट्रायंगुलर प्रोफाइल पढ़ रहे थे ना, एलिमेंट्री प्रोफाइल, एलिमेंट्री प्रोफाइल। तो मैं आपको वही समझा रहा हूं कि अगर हाइट मेरी F बाई गामा डब्ल्यू एस सी माइनस सी प्लस 1 से कम है तो ये कंप्रेशन में सेफ रहेगा, और ट्रायंगुलर प्रोफाइल दे सकते हैं, और इसको हम कहते हैं लो ग्रेविटी डैम, मैक्सिमम इतना। लेकिन अगर हम इससे ज्यादा हाइट कर देंगे तब, सर इससे ज्यादा हाइट कर दोगे तो वो कहलाएगा हाई ग्रेविटी डैम। लेकिन ये जरूर याद रखना कि उसकी प्रोफाइल फिर एलिमेंट्री नहीं रह जाएगी, उसकी प्रोफाइल को आपको चेंज करना पड़ेगा, यू हैव टू चेंज द प्रोफाइल ऑफ दैट ग्रेविटी डैम। ठीक है, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा। तो अब ये जो डैम है, ये डैम आपका क्या है, ज्यादा हाइट का है, लेकिन क्रिटिकल हाइट तो इतनी है ना, ऐड ऑन कर दिया, समझ गए, लॉजिक समझ में आया। तो इसमें बनाने के लिए इससे ज्यादा हाइट नहीं दे सकते, अगर इससे ऊंचा करना है तो हाई ग्रेविटी डैम कहलाएगा, और प्रोफाइल भी बदलनी पड़ेगी। एक बार थम्स अप करेंगे सभी लोग, ठीक। तो 119 का जो करेक्ट आंसर है वो ये है, क्योंकि एससी तो है, एससी को एसएस लिखा है, गामा डब्ल्यू को डब्ल्यू लिखा है ना, एफ डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू को वो क्या लिख रहा है, डब्ल्यू लिख रहा है, इज राइटिंग डब्ल्यू टू द गामा डब्ल्यू, एफ डिवाइडेड बाय डब्ल्यू और एस एस, और ये सी गायब हो गया 1। इससे ज्यादा हाइट हो गई तो फिर वो लो ग्रेविटी डैम होगा, क्योंकि ये क्रिटिकल हाइट है, ये क्या है, क्रिटिकल हाइट है। इससे कम लो, इससे ज्यादा पे, इससे कम पे लो, और इससे ज्यादा पे हाई ग्रेविटी डैम। वेरी नाइस, वेरी नाइस, समझ गए, बहुत अच्छा। तो कुछ अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं आपको सर, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। यहां पर आइए, इन मॉडर्न प्रैक्टिस फ्री बोर्ड। अब याद करो, फ्री बोर्ड मैंने आपको कैनाल्स में भी कराया था, लाइन कैनाल के लिए भी फ्री बोर्ड कराया था, अनलाइन कैनाल के लिए भी फ्री बोर्ड कराया था। तो फ्री बोर्ड क्या होगा, मॉडर्न प्रैक्टिस में फ्री बोर्ड कितना होना। देखिए फ्री बोर्ड की जो वैल्यू है, वैसे तो मॉडर्न प्रैक्टिस में जो रिकमेंडेड है वो रिकमेंडेड है 3/2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ वेव, 3/2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ वेव। तो 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ वेव गलत है, ये भी गलत है, 2 to 3% भी गलत है, 3 to 4%, या तो 3 to 4 टाइम ऑफ हाइट ऑफ वेव, या तो 3 to 4 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ वेव। फ्री बोर्ड है क्या सर, सर फ्री बोर्ड ये है, सर फ्री बोर्ड ये है। अगर ये हमारी डैम है, अगर ये हमारी क्या है, डैम है, और इस डैम का ये क्या है सर, सर ये डैम का हील है, ये डैम की क्या है, टो है, और ये क्या है, डैम का एक्सिस है, बाद में बनाएंगे एक्सिस ऑफ द डैम, रुको, एक्सिस ऑफ द डैम बाद में बनाएंगे, पहले यहां देखो। और ये डैम का आपका, ये डैम का पानी का लेवल है, ठीक। तो जो इतनी खाली जगह हमने छोड़ी है, इतनी जो खाली जगह हमने छोड़ी है, ये फ्री बोर्ड है। इस फ्री बोर्ड की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 3/2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ वेव होती है, या फिर 3 to 4% होती है, ठीक। अब सर ये हाइट ऑफ वेव है क्या, तो सर जब हवाएं चलेंगी तो क्या होगा, यहाँ पर वेव उत्पन्न होगा, हवाएं जब चलेंगी तो यहाँ पर क्या होगा, वेव उत्पन्न होगा। तो यही हाइट ऑफ वेव है, यही हाइट ऑफ वेव है, ठीक। तो इस हाइट ऑफ वेव का 3/2 टाइम्स होता है,
फ्री बोर्ड डैम का। तो या तो आपको वो पूछा हो और या तो आपको यहाँ पे ये वैल्यू पूछी हो। अब सर एक क्वेश्चन एग्जाम में और आता है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वेव प्रेशर, इस वेव की वजह से वेव प्रेशर कहाँ लगता है, इस वेव की वजह से क्या वेव प्रेशर कहाँ लगता है। तो सर इस वेव की वजह से जो वेव प्रेशर है आपको बताता हूं मैं, ये वेव, ये पानी का जो शांत जल स्तर है, इस शांत जल स्तर से मैक्सिमम जो प्रेशर लगता है वो हाइट ऑफ वेव बाय 8 पर लगता है। मैक्सिमम प्रेशर यहां पर क्या लगता है, मैक्सिमम प्रेशर लगता है ना। और जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर जो लगता है वो 3 चलिए आप कमेंट करिए, टोटल प्रेशर आप लोग कमेंट करिएगा। मैक्सिमम प्रेशर जो इंटेंसिटी है, ठीक है, मैक्सिमम जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो कितनी लगती है, मैक्सिमम प्रेशर यहाँ जीरो, मैक्सिमम प्रेशर जो इंटेंसिटी है वो HW/8 ऊपर लगती है, एबव लगती है। एंड टोटल जो प्रेशर है वो 3HW/8 पर लगता है, 3HW/8 पर लगता है। टोटल प्रेशर होता कितना है, 2 गामा W HW का स्क्वायर, ठीक, ओके, करेक्ट। आगे देखिएगा, ओके जितेंद्र, मैं एक बार वापस आप मुझे पर्सनल भेज देना, मैं बता दूंगा आपको वो, ठीक है। दूसरा 2 गामा W HW और मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी कितनी है, 2.4 गामा W HW। तो सर ये वेव का प्रेशर है। तो ये जो पानी ये जो पानी आपका क्या है, बह रहा है, इस पानी के बहने की वजह से क्या जनरेट हो रही है, वेव जनरेट हो रही है। उस वेव का जो मैक्सिमम प्रेशर है वो लगता है HW/8 ऊंचाई पर 2.4 गामा W HW, और जो टोटल प्रेशर है वो 3HW/8 पर लगता है, ठीक, ओके। नेक्स्ट आइए, व्हाट विल बी, अभी हाइट ऑफ वेव का ही क्वेश्चन हो गया, हाइट ऑफ वेव का ही क्वेश्चन हो गया। हाइट ऑफ वेव के लिए फॉर्मूला 0.032 √VF, ये फॉर्मूला है। हालांकि जब f 32 किलोमीटर से ज्यादा हो, f को कहते हैं फेच, ठीक है। लेकिन आप तो 32 से कम वाले में भी लगा देना, थोड़ा बहुत चेंज, आसपास का जो आंसर है वो टिक कर दोगे। तो सर ये क्वेश्चन है कि हाइट ऑफ वेव, यानी ये जो वेव है, इस वेव की जो हाइट है वो कितनी होगी, ये क्वेश्चन है एग्जाम का आपका। तो ये होगा 0.032 √VF। V क्या है, V है आपकी विंड स्पीड, किसमें, किलोमीटर पर आवर में। बहुत बढ़िया तरीके से आज हम लोग बहुत फास्ट चल रहे हैं, वी आर रनिंग वेरी फास्ट, ओके। तो ये है, तो अगर आप यहाँ लेके चलोगे तो 0.032 स्पीड कितनी है विंड की, 80 किलोमीटर, एंड फेच कितना है, 50 किलोमीटर। तो सर 0.032 80 × 50 से आंसर कितना आया, बिल्कुल प्रेशर और फोर्स अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा कुलदीप जी, मैं बताता हूं अभी आपको। वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन, आई अप्रिशिएट दैट, बताता हूं। तो आंसर कितना आ गया, आंसर मेरे को पास, आई डोंट, 2.02 विल बी द आंसर। ए क्यों होगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार ओके, नेक्स्ट वीक आई एम प्रॉमिसिंग ये हो जाएगा वो, मतलब अभी आपने कमेंट किया था ना जितेंद्र, ओके, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट वीक आपको मिल जाएगा, यू विल गेट दैट नेक्स्ट वीक आपको मिल जाएगा, फाइन, ओके। 2 आंसर आ गया। अब सर इन्होंने बहुत एक अच्छी बात ऑब्जर्व करी है, किसने, कुलदीप ने बहुत अच्छी बात ऑब्जर्व करी है। कुलदीप ने कहा सर टोटल प्रेशर तो फोर्स होगा ना, हाँ सर फोर्स ही होता है, वो फोर्स ड्यू टू टोटल प्रेशर, क्योंकि टोटल प्रेशर जैसी कोई चीज नहीं है, वो फोर्स ही है, तो एक तरीके से फोर्स ही है। तो मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा, कुलदीप ने जो बात ऑब्जर्व करी, एंड वेरी नाइस थिंग, एक बार रिपीट करा देता हूं आप सभी के लिए, समझिएगा। देखिए सर ये डैम है, आज की क्लास थोड़ी सी हम कंपैरेटिवली लेंदियर होगी, क्यों होगी, क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ पे फिनिश करना था। ये हमारा क्या था सर, पानी का लेवल था। अब जब इसमें सर क्या होंगी, तरंगे डेवलप होंगी, तो प्रेशर ऐसा लगता है, ऐसा, ओके।
ये जो मैक्सिमम प्रेशर है ये है HW/8 पर, ये HW/8 पर है। और कितना है मैक्सिमम प्रेशर? ये मैक्सिमम प्रेशर कितना है? मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी, और ये जो मैक्सिमम प्रेशर, ये प्रेशर है, मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी है कितनी? है आपकी 2.4 HW गामा W, है ना। लेकिन अब और इसमें बहुत सारे प्रेशर लगेंगे, इसमें बहुत सारे प्रेशर लगेंगे, लेकिन मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी इतनी है। और वो कहाँ लगेगी? ये HW/8 पे लगेगी। लेकिन टोटल फोर्स जो लगेगा, ये टोटल फोर्स या टोटल प्रेशर ड्यू टू वेव, वो कितना लगेगा? वो लगेगा 2 गामा W HW का स्क्वायर लगा बेटा। और कहां लगेगा? 3 HW/8 पर। तो देखो ना, यूनिट अलग है ना, इसमें 2.4 गामा W HW है, इसमें 2 गामा W HW का स्क्वायर है, तो डेफिनेटली वो फोर्स है ना, यूनिट अलग है। तो टोटल वाली जो लाइन है, तो ये जो रेड वाली लाइन है, ये रेड वाली लाइन है टोटल फोर्स। तो रेड वाली लाइन कितनी ऊंचाई पर लगेगी? 3 HW/8 पर लगेगी, 3 HW/8 पर लगेगी। रेड वाली लाइन की बात कर रहा हूं, ठीक है, टोटल फोर्स। और ये जो ब्लैक वाला जो है, ये मैक्सिमम प्रेशर है। देखो यहां ज्यादा, यहां कम, यहां और कम और कम और कम। तो मैं बात कर रहा हूं जो मैक्सिमम प्रेशर है वो लगेगा HW/8 पर, और वो इंटेंसिटी है। तो ये इंटेंसिटी है और ये वाला फोर्स है ना। तो 2 गामा W HW का स्क्वायर फोर्स है। ये आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक। बहुत देखिए भाई, मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज व्हाट आई कैन गिव यू द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। आपको बस क्लास में बने रहना है। इफ यू हैव एनी डाउट आपको कमेंट करना है। मेरा ये पर्पस बिल्कुल भी नहीं है कि हम नंबर्स गिनते रहें, और हमारे किसी भी टीचर्स का ये पर्पस नहीं है कि हम नंबर्स गिनते रहें। बस क्लास में आए, 15-20 सवाल कराए, घर चले गए। नहीं साहब, ऐसे तो दुनिया में क्लासेस चल रही हैं, ऐसे तो पूरी दुनिया में यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं, और हर जगह आप कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं। हमारा जो पर्पस है वो ये है कि अगर आप मुझे 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा देते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मैं दे दूँ। इसीलिए आई यूजुअली डोंट प्रेफर पोल, एंड आई यूजुअली डोंट वांट टू राइट इन वेरी फैशनेबल मैनर। मैं फैशनेबल मैनर में लिखने में बिलीव, आपको समझ आना चाहिए, इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, क्योंकि इस क्लास में आप प्रैक्टिस करने आए हैं, तो वही एटीट्यूड आपका भी होना चाहिए, ठीक। ओके, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। सर वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन नंबर 122, वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है, वेरी नाइस क्वेश्चन नंबर 122, फ्राइटिक लाइन। इसके लिए थोड़ी सी सॉइल मैकेनिक्स की जानकारी होनी चाहिए। सर ये जो अर्दन डैम है, अर्दन डैम में से पानी, ये जो सीप, ये पानी भरा हुआ है, यहाँ पे ये मिट्टी का डैम है, पानी भरा हुआ है, पानी जो सीप करके निकलेगा, इसको आप कहोगे फ्राइटिक लाइन, ठीक। ये हमारी क्या है? दिस इज आवर फ्राइटिक लाइन। तो ये एक तरीके की कैसी है? सीपेज तो इधर भी होगा, अंदर भी होगा, लेकिन टॉप मोस्ट सीपेज लाइन। तो ये जो है ये हमारी अर्दन डैम की टॉप मोस्ट सीपेज लाइन है, जिसको फ्राइटिक लाइन कहते हैं। और ये पैराबोलिक होगी, और इसके ऊपर पानी का प्रेशर नहीं होगा, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होगी, क्योंकि ये सबसे अपर लाइन है। तो सर सबसे पहले एलिप्टिकल इन शेप गलत, इक्विपोटेंशियल लाइन नहीं है, इट इज फ्लो लाइन। ये कैसी लाइन है? एक तरीके की फ्लो लाइन है, इक्विपोटेंशियल लाइन नहीं है। ये कैसी है? फ्लो लाइन है सर, ये फ्लो लाइन है, दिस इज अ फ्लो लाइन। तो ये जो टॉप मोस्ट सीपेज लाइन है एक तरीके की फ्लो लाइन है, दिस इज नॉट इक्विपोटेंशियल लाइन, ये है हमारी फ्राइटिक लाइन, ठीक। तो ये दोनों हो गए, पैराबोला होगा, एंड टॉप मोस्ट हैव 0 वाटर प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सी विल बी राइट आंसर, ठीक, सी विल बी राइट आंसर, करेक्ट। यू गॉट माई पॉइंट। तो सर मेरा वो कहना है कि अगर मिट्टी की डैम है तो मिट्टी के डैम के अंदर से सीपेज होगा, और सीपेज पूरा ही होगा, ये सब सारी फ्लो लाइन्स है, ठीक। लेकिन जो टॉप मोस्ट सीपेज लाइन है उसको हम कहते हैं फ्राइटिक लाइन। तो टॉप मोस्ट सीपेज लाइन को हम क्या कह रहे हैं? फ्राइटिक लाइन या फ्लो लाइन। वो पैराबोलिक नेचर में होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होगी, या 0 वाटर प्रेशर पर होगी, ठीक है।
बिल्कुल अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम जा रही है। फाइन, समझ गए। तो ये अगर बोल रहा है कि इलिप्टिकल इन शेप तो गलत, इक्विपोटेंशियल नहीं, इक्विपोटेंशियल लाइन नहीं है, फ्लो लाइन है, क्योंकि जो फ्लोनेट बनता है ना वो इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइंस के बीच में बनता है फ्लोनेट। ठीक, पैराबोला होता है, जीरो वाटर प्रेशर होता है। बहुत बढ़िया, अगले सवाल पर आएगा। व्हेन रिजर्वायर इज फुल द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन ग्रेविटी डैम अकर्स। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। विद इन द मिडिल थर्ड नहीं, एट द मिड पॉइंट नहीं, जब रिजर्वायर हमने फुल कर दिया। वेरी नाइस क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल आनंद आ रहा है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के सवाल हम कर रहे हैं एंड यू पीपल विल डेफिनेटली गेन थ्रू दिस क्लास ईयर। क्लास ड्यूरेशन विल बी स्लाइटली लॉन्गर। ठीक सर, देखिए जब रिजर्वायर फुल है, जब रिजर्वायर फुल है तो पानी का भी बहुत प्रेशर होता है। तो सर ये आपका क्या है, दिस इज हील, दिस इज व्हाट बीइंग हील, दिस इज व्हाट बीइंग टो, this is what being axis of dam and this is what being width of dam। ये क्या है, डैम की width है। ये क्या है, डैम की width है। ये डैम की width है। अब सर मैक्स, जब रिजर्वायर फुल है, जब रिजर्वायर फुल है तो यहाँ पर हील पर मिनिमम आता है और टो पर कितना आता है, मैक्सिमम आता है। कितना आता है, तो जब रिजर्वायर फुल है तो एट हील जो आता है वो सिग्मा मिनिमम आता है और वो आता है वेट बाई बी 1 माइनस 6 बाई बी, और टो पर जो आता है मैक्सिमम आता है वो आता है वेट बाई बी 1 प्लस 6 बाई बी। ठीक, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में ई की वैल्यू कैन नॉट बी मोर देन बी बाई 6, अदरवाइज सिग्मा मिनिमम नेगेटिव हो जाएगा। तो ई की वैल्यू, इसेंट्रिसिटी जो है कभी भी बी बाई 6 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। तो मैक्सिमम कहाँ आता है, टो पर आता है, मिनिमम कहाँ आता है, हील पर आता है जब रिजर्वायर खाली है। सर उल्टा हो जाएगा जब भरा है तो, और जब रिजर्वायर खाली है तो मैक्सिमम हील पर आएगा। याद रखिएगा, जब रिजर्वायर एम्प्टी होगा, व्हेन रिजर्वायर एम्प्टी तो फिर एट द हील आएगा। याद रखिएगा, व्हेन रिजर्वायर एम्प्टी, जब रिजर्वायर क्या है, एम्प्टी है तो हील पर आता है जनरली। ठीक, ओके। और याद रखिएगा इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी मतलब इसेंट्रिसिटी क्या है सर, सर वर्टिकल फोर्स का रिजल्टेंट यहाँ से जो जा रहा है मिड से, जो इसेंट्रिसिटी है ये जो है p बाई 6 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन 124 NHPC में आया था तो सर बस, अच्छा कोई बात नहीं, अब किसी भी एग्जाम में आएगा तो आप कर ले जाओगे, अब किसी भी एग्जाम में आएगा तो आप कर ले जाओगे। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बोला है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं, आ जाइए यहाँ पे। थोड़ा सा लेट NHPC एग्जाम हो गया होता तो शायद हम 2-4 क्वेश्चन और कर पाते एग्जाम में। एन अर्थक्वेक एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 g वर्टिकली डाउनवर्ड। ये बहुत अच्छा सवाल है सर, अर्थक्वेक एक्सेलरेशन है। अब सुनो सर, ये हमारा क्या है, ये हमारा डैम है, दिस इज व्हाट आवर डैम इज, दिस इज व्हाट आवर डैम इज। ठीक है, अर्थक्वेक आया जमीन में, कहाँ आया, नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इनर्शिया फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, वेट ऑफ द डैम लग रहा है नीचे। सर अच्छा, सेम क्वेश्चन आया था NHPC में, हम टो मारे, तुम चैंपियन हो जीतन, सही करोगे ही। ठीक चलो अच्छा था, अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिल कंडीशन में टो पर और एम्प्टी कंडीशन में हील पर लेना होता है। ओके, वेरी नाइस। अब देखिए सर, मेरा कहना है कि जब अर्थक्वेक आता है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो आप पे फोर्स नीचे लगता है, और जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है तो आप पर फोर्स कहाँ लगता है, ऊपर लगता है। इसी तरीके से जब अर्थक्वेक वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, अर्थक्वेक वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है तो इनर्शिया फोर्स ऊपर लगेगा। तो अब जो वेट होगा, नाउ द वेट होगा, वेट वो W माइनस इनर्शिया फोर्स, और इनर्शिया फोर्स कितना है, इनर्शिया फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है, वेट बाई जी, मास क्या होता है, वेट बाई जी इंटू एक्सेलरेशन। वेट ले लो कॉमन, 1 माइनस अल्फा वी बाई जी, अल्फा वी की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 1 माइनस 0.1 जी बाई जी, तो कितनी 0.1, तो ये हो गया 0.9 W। तो कितना कम कर दिया वजन, 10% रिडक्शन इन द यूनिट वेट ऑफ द कॉन्क्रीट। ठीक है, डिक्री है ना, बाय 10%। यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट, यूनिट वेट ऑफ वाटर नहीं, मैं भी, है ना, ओके 10%,
10% की कमी आ गई। क्यों कमी आ गई? देखिए यहाँ पर, क्योंकि भूकंप नीचे आ रहा है, इनर्शिया ऊपर लगेगा, जड़त्व ऊपर लगेगा, तो नेट जो होगा वो कम हो जाएगा, मास इनटू वर्टिकल एक्सेलरेशन, मास W/g, इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेड। सर ब्यूटीफुल क्वेश्चन सर, मजा ही आ जाएगा सर। ये जो स्टोरेज वाला सवाल है ना, मुझे लगता है ये भी आया होगा पेपर में आपके। सर ये बहुत आजकल बड़ा फेवरेट हो गया एग्जामिनर्स का। सर डेड स्टोरेज क्या है, लाइव स्टोरेज क्या है, ठीक है, एक्टिव स्टोरेज क्या है। सर ये है आपका फुल रिजर्वायर लेवल, दिस इज द हाई फ्लड लेवल, दिस इज द हाई फ्लड लेवल, ठीक है, मिनिमम लेवल, ठीक है, दिस इज द मिनिमम वाटर लेवल, दिस इज द मिनिमम वाटर लेवल। ठीक, क्यों? क्योंकि यहीं से क्या बनती है, स्पिलवेज जाती हैं, यहीं से क्या जाती हैं, स्पिलवेज जाती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मिनिमम वाटर लेवल हो गया, मिनिमम वाटर लेवल हो गया। ठीक, ओके, ये हमारा क्या है, फुल रिजर्वायर लेवल, फुल रिजर्वायर लेवल, फुल रिजर्वायर लेवल। ये क्या हो गया हमारा, हाई फ्लड लेवल, हाई फ्लड लेवल। ये क्या हो गया हमारा, हाई फ्लड लेवल। ठीक, और यहाँ पर जो है, यहाँ से पानी कहाँ जा रहा है, पेन स्टॉक में जा रहा है। किसके लिए कहाँ जा रहा है? बिल्कुल सभी ने आंसर दे दिया। स्टोरेज से भी 1 क्वेश्चन आया था सर, एग्जैक्टली याद नहीं था सर। स्टोरेज का भी क्वेश्चन है आज के क्लास में, मैंने आपको बोला ना क्लास में सब कुछ क्वेश्चन है, अभी देखेंगे बिल्कुल। अभी स्टोरेज का भी क्वेश्चन, और मुझे आप लोगों ने अगर पेपर भेजा होता तो मैं आपको सॉल्व करा देता। यार आप लोग पेपर भेजा करो, कोई भी एग्जाम दे के आया करो, क्वेश्चंस भेजा करो, तो हम लोग उसको सॉल्व करा देंगे, बट आप लोग क्वेश्चंस नहीं भेजते हो। ठीक, अब ये है मिनिमम ड्रॉ डाउन लेवल। अब सर सुनना ध्यान से, मिनिमम ड्रॉ डाउन लेवल, सुनना ध्यान से। देखिए सामान्य स्थिति में सर ये हमारा क्या है, डैम है। ये पानी कहाँ जा रहा है, पेनस्टॉक पे जा रहा है। ये वाला पानी कहाँ जा रहा है, पेनस्टॉक पे जा रहा है। और ये वाला जो पानी जा रहा है, ये वाला जो पानी जा रहा है कहाँ जा रहा है, दिस वाटर इज गोइंग टू द पेनस्टॉक, और ये पानी जो जा रहा है टू स्लुइस, सफाई हो रही है। सर किसी भी सिचुएशन में, सर किसी भी सिचुएशन में आप इससे नीचे तो पानी नहीं ले जा सकते। ये जो रिजर्वायर है पीछे, किसी भी सिचुएशन में आप इससे नीचे तो पानी नहीं ले जा सकते, तो ये कहलाता है डेड स्टोरेज। ये कहलाता है क्या, डेड स्टोरेज। क्या, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज डेड स्टोरेज। ओके, और यहां से नॉर्मल कंडीशन में जो पानी रहता है, नॉर्मल कंडीशन में फुल रिजर्वायर लेवल पर, यह कहलाता है लाइव स्टोरेज। ठीक, लाइव स्टोरेज। ये वाला, अब देखो पेनस्टॉक मतलब बिजली बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए ले जा रहा हो पानी। ठीक है, पेनस्टॉक मतलब यहां पर टरबाइन में पानी जा रहा है, पेनस्टॉक मतलब टरबाइन में। तो टरबाइन में जितना पानी जा सकता है उसको कहते हैं एक्टिव स्टोरेज। ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन पर रिजर्वायर इतना है। ये जब बाढ़ आ जाए तब जो पानी है तो उसको कहते हैं फ्लड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। अरे सर नॉर्मल कंडीशन पर रिजर्वायर में पानी कितना होता है, नॉर्मल कंडीशन में जब रिजर्वायर फुल होता है तो इतना ही पानी होता है, बाढ़ आ जाए तो इतना पानी हो जाता है। ठीक है, यहां तक का पानी कहां ले जा सकते हैं, टरबाइन में पेनस्टॉक के लिए, और यहां तक का पानी खाली कर सकते हैं कहां पे, हम स्लुइस में ले जाके। यहां तक का पानी खाली कर सकते हैं कहां पे, स्लुइस में ले जाके। तो डेड स्टोरेज का मतलब है कि डेड स्टोरेज का मतलब है तो ये पानी जो कभी नहीं निकल सकता इसको कहते हैं डेड स्टोरेज। ये पानी जो नॉर्मल कंडीशन में स्टोर होता है इसको कहते हैं लाइव स्टोरेज। ये पानी जो कहां जा सकता है, टरबाइन में जा सकता है, एक्टिव स्टोरेज। और ये पानी, एक्स्ट्रा पानी जो बाढ़ आने पर आया है उसको कहते हैं फ्लड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो सर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डेड स्टोरेज, तो बेड लेवल ऑफ द रिजर्वायर एंड द मिनिमम रिजर्वायर लेवल, ए इज राइट आंसर। ओके, करेक्ट, दैट इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक स्टोरेज। अब सर बैंक स्टोरेज क्या होता है, बैंक स्टोरेज है वाटर स्टोर्ड। सर बैंक स्टोरेज है वाटर स्टोर्ड इन द सॉइल पोर्स ऑफ रिजर्वायर। आप समझ रहे हो ना सर। सर ये पानी कहां है, ये पानी रिजर्वायर में नहीं है, रिजर्वायर की मिट्टी का जो पोर है,
रिजर्वायर की मिट्टी का जो छिद्र है उसमें पानी स्टोर है, उसमें पानी स्टोर है, उसको कह दिया हमने क्या, बैंक स्टोरेज। फिर क्या होता है, ये जो पानी है ये रिजर्वायर में कब आता है, कम्स इनटू रिजर्वायर, ये रिजर्वायर में कब आता है, व्हेन वाटर लेवल इन रिजर्वायर गोज डाउन, व्हेन वाटर लेवल इन रिजर्वायर गोज डाउन। जब आप बैंक से पानी कब निकालते, बैंक से पैसे कब निकालते हो, जब आपके नॉर्मल खर्चे के पैसे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तब बैंक से पैसे आप निकाल के लाते हो। उसी तरीके से रिजर्वायर में ये पानी नहीं दिखेगा, ये पानी रिजर्वायर के आसपास की जो मिट्टी है उन मिट्टियों के पोर्स में, छिद्र में भरा रहेगा। लेकिन जब रिजर्वायर खाली हो जाएगा या रिजर्वायर में जल स्तर कम हो जाएगा तो ये पानी सीप होकर रिजर्वायर में आ जाता है। तो सर ये रिजर्वायर की कैपेसिटी क्या होता है, बढ़ा देता है। तो इट इंक्रीज द कंप्यूटेड रिजर्वायर कैपेसिटी, क्योंकि ये बैंक, ये एडिशनल वाटर है, दिस इज द एडिशनल वाटर स्टोर्ड इन द सॉइल पोर। ये हमारा क्या है, ये एडिशनल वाटर है जो पानी हमने स्टोर कर रखा है सॉइल पोर्स में। करेक्ट, दैट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, फ्लड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। सर फुल सप्लाई लेवल एंड मैक्सिमम वाटर लेवल के बीच का जो स्टोरेज है वो कह रहा है फ्लड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ठीक है सर, द वाटर इट कैन बी एब्जॉर्ब थ्रू सीपेज, ये बैंक स्टोरेज हो गया, ये बैंक स्टोरेज हो गया। ठीक, सेम एज द, तो सर स्टोरेज बिटवीन फुल सप्लाई लेवल सर फुल सप्लाई लेवल एंड हाई फ्लड लेवल या मैक्सिमम वाटर लेवल, इसको दोनों कह सकते हो, HFL भी कह सकते हो या MWL भी कहते हो, एंड इसको FSL कहते हो, इन दोनों के बीच में। तो फ्लड क्या है, FSL एंड NWL के बीच का है ना। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, डिजाइन यील्ड ऑफ द स्टोरेज रिजर्वायर। सर पढ़ते रहिए, मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 128। ठीक, डिजाइन यील्ड ऑफ एन स्टोरेज रिजर्वायर। सर पहली बात तो फर्म या सेफ यील्ड क्या होता है, सर फर्म या सेफ यील्ड क्या होता है। ठीक है, फर्म या सेफ यील्ड क्या होता है, फर्म या सेफ यील्ड वो होती है जो रिजर्व, मैं गारंटी देता हूं कि कितना भी लो वाटर टाइम हो इतना पानी आपको दूंगा रिजर्वायर से, इट इज दैट वाटर। फर्म यील्ड या सेफ यील्ड जो है, इट इज दैट वाटर जो 100% गारंटी किया जाएगा, इट इज गारंटीड। ठीक है, इट इज, दिस इज द वाटर या यील्ड, वाटर यील्ड विच इज गारंटीड, ये गारंटी किया जाता है, उसको डिजाइन यील्ड कहते हैं, सेफ यील्ड या फर्म यील्ड कहते हैं। डिजाइन यील्ड जो है उससे भी थोड़ा सा क्या होता है, डिजाइन यील्ड उससे भी थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। लेकिन अगर लिख दिया फॉर इरिगेशन रिजर्वायर, तो इरिगेशन रिजर्वायर के लिए डिजाइन यील्ड थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इरिगेशन रिजर्वायर के लिए डिजाइन यील्ड क्या होता है, ये 20% मोर, ज्यादा होता है। तो सिर्फ इरिगेशन रिजर्वायर के लिए डिजाइन यील्ड 20% ज्यादा होता है, क्योंकि उनका यह मानना होता है कि इरिगेशन के लिए जो पानी रिजर्वायर से दूंगा, कुछ पानी बारिश से हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने तुमसे कहा 1 घंटे में कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तुमने कहा सर कुछ भी हो जाए हम कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे 1 घंटे में। तो दिस इज द फर्म यील्ड या सेफ यील्ड, कुछ भी हो जाए, बारिश हो नहीं हो, कम हो, नदी बहे नहीं बहे, लेकिन फर्म यील्ड वो यील्ड होता है जिसकी गारंटी होती है। तो तुम कह रहे थे गारंटी है सर 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, तो मैंने तुमको 40 ही दिया सॉल्व करने को, मैंने कहा 40 तो फिर भी कर ही देगा। तो डिजाइन उससे भी कम किया जाता है। लेकिन जो इरिगेशन रिजर्वायर होते हैं, इरिगेशन रिजर्वायर में डिजाइन यील्ड थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि इरिगेशन रिजर्वायर में जो है आई वुड से दैट कुछ बारिश जो है वो हमारी मदद करती है, बारिश जो है हमारी मदद करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करिए 129। वेरी नाइस क्वेश्चन। नाउ अब ये देखिएगा, दिस इज द क्वेश्चन हियर, इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 129, ट्रैप एफिशिएंसी। सर ट्रैप एफिशिएंसी, सर नाम है ट्रैप, तो किसको ट्रैप कर रहा है, इट इज ट्रैपिंग व्हाट, सेडिमेंट। ये सेडिमेंट को क्या कर लेता है सर, ट्रैप कर लेता है। तो टोटल सेडिमेंट डिपॉजिटेड
टोटल सेडिमेंट डिपॉजिटेड इन गिवन पीरियड टू द टोटल सेडिमेंट इनफ्लो। सर ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, डेड स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी ना होगा, सी थोड़ी ना होगा। सर कितना सेडिमेंट आया, सर इसका आंसर हो जाएगा बी। सर ध्यान से पढ़ो, ट्रैप एफिशिएंसी रिजर्वायर की वो एफिशिएंसी है जिस जो वो ट्रैप करता है। जैसे मान लो कि पूरे मतलब जब पानी नदी में से बहा तो रिजर्वायर आया 500 किलो, वो आया, आई वुड से सिल्ट जो आई वो कितनी आई, 500 किलो आई। उसमें से ट्रैप कितनी कर लिया आपने, 200 किलो, तो 200 बाई 500 आंसर हुआ। तो ट्रैप एफिशिएंसी ये होता है कितना कितना आपने सेडिमेंट डिपॉजिट कराया है, व्हाट इज द सेडिमेंट यू डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय द टोटल सेडिमेंट इनफ्लो, डिवाइडेड बाय द टोटल सेडिमेंट इनफ्लो। ठीक, ओके। और यहां पर जो अगला क्वेश्चन है वो यही है कि रिजर्वायर की कैपेसिटी कम हो जाने से ट्रैप एफिशिएंसी क्या हो जाती है, घट जाती है। अगला जो अगर 130 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो ट्रैप एफिशिएंसी क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, डिक्रीजेज ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा सिल्ट जमा हो जाती है ना, तो ये डिक्रीजेज ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। तो ट्रैप एफिशिएंसी समय के साथ क्या हो जाती है, घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 131, कुछ क्वेश्चंस और हैं, अगले मैं आपका 10 से 15 मिनट लूंगा अभी और 10 से 15 मिनट में मेरी कोशिश है कि कम से कम हम इसमें 10 क्वेश्चन कर लें। ठीक, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमें स्पिलवेज के भी करने हैं। तो कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो क्या है, सर नाम बता रहे हैं सर, रिजर्वायर कैपेसिटी डिवाइडेड बाय कितना पानी आया। अब वो सिल्ट के टर्म में बात कर रहा था, ये वाटर के टर्म में बात कर रहा है। वो सिल्ट के टर्म में बात कर रहा था, ये किसके टर्म में बात कर रहा है, वाटर के टर्म में बात कर रहा है। तो कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो जो है हो गया रिजर्वायर कैपेसिटी एंड डिवाइडेड बाय एवरेज एनुअल फ्लो। मतलब हमने जो ट्रैप एफिशिएंसी की बात करी थी, ट्रैप एफिशिएंसी था कितना जो है सेडिमेंट रोका डिवाइडेड बाय टोटल कितना सेडिमेंट आया। ठीक, कैपेसिटी इनफ्लो कह रहा है कि कितनी रिजर्वायर की पानी की क्षमता है डिवाइडेड बाय टोटल कितना पानी आया। तो वो जो चीज है ये किसके टर्म में है, सेडिमेंट के टर्म में है। ये किसके टर्म में है, सेडिमेंट के टर्म में है। और ये किसके टर्म में है, पानी के टर्म में है। ठीक है, नहीं कल नया चैप्टर होगा, कल डैम नहीं होगा, कल नया चैप्टर होगा। ठीक है, कल नया चैप्टर। तो सर ये नहीं होगा, रिजर्वायर की पानी की कितनी क्षमता है डिवाइडेड बाय रिजर्वायर में टोटल कितना पानी आया, ये हो गया कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो। ठीक है, ट्रैप एफिशिएंसी क्या है, रिजर्वायर ने कितना सेडिमेंट रोका डिवाइडेड बाय टोटल कितना सेडिमेंट आया। तो टोटल कितना सेडिमेंट आया और डिवाइडेड बाय कितना टोटल सेडिमेंट रोका। ठीक, ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 132 इज वेरी नाइस क्वेश्चन। 132 का आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर करिए। देयर इज वेरी लेस क्वेश्चन, कम ही क्वेश्चंस बचे हैं, चिंता ना करें। अब उसके बाद स्पिलवेज के क्वेश्चंस बचे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 की बात मैं कर रहा हूं। हाइट ऑफ प्रपोज्ड डैम इज इंक्रीज्ड, कॉस्ट पर यूनिट स्टोरेज। सर ये देखिएगा, सर ये है, ये ग्राफ बनता है कॉस्ट पर यूनिट स्टोरेज, और सर यहां पर है सर हाइट ऑफ डैम। हाइट ऑफ डैम, हाइट ऑफ डैम बढ़ाने से पहले तो कॉस्ट यूनिट पर यूनिट स्टोरेज घटती है एंड देन क्या हो जाती है, बट नहीं सर, एक आंसर मत लीजिएगा। कॉस्ट जो है पर यूनिट स्टोरेज की बात अगर ये कर रहा है तो कॉस्ट यूनिट पर पहले क्या होती है, ओके यहां पर ये होगा दिस, उल्टा लिख दिया है मैंने। हाइट ऑफ द डैम यहां पर होगा, हाइट ऑफ द डैम, यहां पर हाइट ऑफ द डैम इसमें होगा, हाइट ऑफ द डैम, एंड दिस इज व्हाट बीइंग कॉस्ट पर यूनिट स्टोरेज। तो सर जब डैम की हाइट होती है तो पहले कॉस्ट पर यूनिट स्टोरेज कम होती है, देन बढ़ती है, तो जिस पे मिनिमम होता है उसे ही इकोनॉमिक हाइट ऑफ द डैम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इकोनॉमिक हाइट ऑफ द डैम कहते हैं। जिस डैम के लिए जो कॉस्ट पर यूनिट स्टोरेज क्या हो, मिनिमम हो। तो कॉस्ट पर यूनिट स्टोरेज का मिनिमम होना कहलाता है इकोनॉमिक हाइट ऑफ द डैम। तो कॉस्ट पर यूनिट स्टोरेज का मिनिमम होना
कहलाता है इकोनॉमिक हाइट ऑफ द डैम। कॉस्ट पर यूनिट स्टोरेज का मिनिमम होना कहलाता है इकोनॉमिक हाइट ऑफ द डैम। ठीक, लॉजिक समझ गए? लॉजिक इतना है कि पहले डैम, जैसे जैसे आप डैम की हाइट बढ़ाते जाओगे कॉस्ट पर यूनिट स्टोरेज कम होगा पहले तो, लेकिन एक हाइट के बाद बढ़ता जाएगा। तो वो हाइट जिस हाइट के बाद कॉस्ट पर यूनिट स्टोरेज बढ़ने लगेगा उस हाइट को कहते हैं इकोनॉमिक हाइट ऑफ द डैम। तो डैम की हाइट बढ़ाने पर कॉस्ट पर यूनिट स्टोरेज पहले तो गिरता है, बाद में बढ़ता है। ठीक, बाद में बढ़ता है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ द टोटल सेडिमेंट डिपॉजिटेड एंड गेटिंग टोटल सेडिमेंट गेटिंग डिपॉजिट, ये तो ट्रैप एफिशिएंसी है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट है द सेफ्टी वॉल्व ऑफ द डैम। वेरी नाइस। अब सर बिल्कुल 10 मिनट पेशेंस बना के रखिए, स्पिलवेज के क्वेश्चन करा देंगे एंड देन वी विल रैप अप द क्लास। ठीक, बहुत ज़्यादा अब आपने इतने पेशेंस के साथ पूरी क्लास सुनी है तो 10 मिनट आप और सुनिए और हम क्या करेंगे कि इसमें जो है पूरा का पूरा स्पिलवे खत्म कर देंगे। अब सर देखो, सेफ्टी वॉल्व किसका? कैनाल के लिए सेफ्टी वॉल्व क्या था? कैनाल के लिए जो सेफ्टी वॉल्व था वो क्या था? कैनाल के लिए सेफ्टी वॉल्व था कैनाल एस्केप। कैनाल के लिए जो सेफ्टी वॉल्व था वो क्या था? कैनाल एस्केप। ठीक, और डैम के लिए जो सेफ्टी वाल्व है वो क्या है? वो है स्पिलवे। दोनों का क्या काम है? सर दोनों का वही काम है, क्योंकि सेफ्टी वाल्व है तो सेफ्टी वाल्व का मतलब है कि जो है एक्सेस वाटर, रिमूव एक्सेस वाटर हटाना। जैसे आपके कुकर में, प्रेशर कुकर जब आप यूज करते हैं और प्रेशर कुकर में बहुत ज़्यादा स्टीम भर जाती है तो उस एक्सेस स्टीम को हटाने के लिए आप विसल यूज करते हैं, सीटी का यूज करते हैं। तो सीटी सेफ्टी वाल्व है। क्यों? क्योंकि अगर कुकर में बहुत ज़्यादा स्टीम भर गई है तो उस स्टीम को कौन खाली करेगा? कुकर खाली करेगा। स्टीम, कुकर की जो स्टीम है, प्रेशर कुकर की जो स्टीम है वो विसल से खाली होती है। उसी तरीके से डैम में ज़्यादा पानी, रिजर्वायर में जब बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो उसको कौन खाली करता है? स्पिलवे। कैनाल में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो कैनाल एस्केप, इसीलिए ये कहलाते हैं सेफ्टी वॉल्व। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अर्दन डैम में कौन सा हम नहीं दे सकते? विच इज द डैम। आज की क्लास में बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा हुए और बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हमने करी। थ्योरेटिकली वी आर कवरिंग द ऑप्टिमम क्वेश्चंस हियर। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं सर अर्दन डैम की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन आ रहा है कि अर्दन डैम के लिए विच स्पिलवे इज लीस्ट सूटेड, सबसे कम सूटेबल है। सर देखिए, जो ऊजी स्पिलवे क्या होता है? ये होता है ओवरफ्लो स्पिलवे। ये क्या होता है? ओवरफ्लो स्पिलवे। और ओवरफ्लो स्पिलवे क्या, जैसे ये है, ये ऊजी स्पिलवे लाइक दिस इज योर ऊजी स्पिलवे। अब ये क्या होता है? ये ओवरफ्लो करता है, डैम में से पानी टच करते हुए ओवरफ्लो करता है। तो ये क्या करता है? अगर हमने यूज कर लिया, इफ यूज्ड फॉर अर्दन डैम, अगर आपने अर्दन डैम के लिए यूज कर लिया तो सर जानते हैं ये क्या करेगा? ये क्या कर लेगा? ये स्काउरिंग करेगा या इरोजन करेगा। क्यों? मिट्टी का जो आपके पास क्या है, मिट्टी का आपके पास जो पूरा का पूरा डैम है उसको इरोजन करेगा। तो अर्दन डैम में नहीं यूज करते, अर्दन डैम में आप शूट स्पिलवे या ट्रो स्पिलवे यूज करते हैं। तो अर्दन डैम में क्या होता है? यही स्पिलवे यूज करते हैं। अर्दन डैम में आप शूट स्पिलवे या ट्रो स्पिलवे यूज करते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन स्पिलवे। अब देखिए 136 देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बिल्कुल। स्पिलवे which can be adopted with ease on gravity as well as earthen dam. ऊजी spillway only on gravity dam, सिर्फ ग्रेविटी डैम पे दे सकते हैं, not on earthen, अर्दन पे नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अर्दन डैम पर ये क्या करेगा? इरोजन कॉज करेगा। क्यों? क्योंकि जब पानी उस पे से बहेगा, तो पानी जब उस पे से बहेगा तो ये क्या करेगा? अपने साथ अर्दन डैम का जो सरफेस है उसको भी बहा के ले जाएगा। तो ऊजी स्पिलवे आप ओनली ग्रेविटी डैम पे देते हैं, लेकिन जो शूट स्पिलवे है ये एक लॉन्ग नैरो ओपन चैनल होता है जिसको ट्रॉ स्पिलवे भी कहते हैं, और ये आपका एक लॉन्ग नैरो ओपन चैनल होता है
जो हम सेपरेटली बनाते हैं, ठीक है, आउट ऑफ द डैम बॉडी, सेपरेटली अलग से, डैम बॉडी से अलग बनाते हैं, आउट ऑफ डैम बॉडी बनाते हैं, और ये दोनों के लिए सूटेबल हो जाएगा। इट विल बी सूटेबल फॉर बोथ, इट विल बी सूटेबल फॉर बोथ। बहुत सिंपल लॉजिक चल रहा है भाई, बहुत सिंपल लॉजिक चल रहा है और मजा आ रहा है आपको। यू आर एंजॉइंग दिस अप, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव, यहां पर आइए। द फेमस भाखरा डैम ऑफ आवर कंट्री, कंट्री का जो हमारा भाखरा डैम है, भाखरा डैम में आपने कौन सा स्पिलवे बना रखा है? तो ट्रॉ स्पिलवे या शूट स्पिलवे ही बना रखा है, या शूट स्पिलवे ही बना रखा है। इसको कभी कभी हम क्या कहते हैं? वेस्ट वियर भी कहते हैं, वेस्ट वियर भी कहते हैं। ओजी स्पिलवे, आउट ऑफ ओजी स्पिलवे जो है ये हमारा ओवरफ्लो स्पिलवे होता है ना, नॉट फॉर अर्दन डैम। शाफ्ट स्पिलवे जो होती है माय डियर, जो शाफ्ट स्पिलवे होती है इनसाइड द रिजर्वायर बनाते हैं, इनसाइड द रिजर्वायर बनाते हैं, ठीक। तो भाखरा डैम इज हैविंग ट्रॉ स्पिलवे। सर आपका टाइम टेबल क्या है? सर 6 बजे मिलते हैं शाम को। हम नहीं, हमारी पूरी टीम आपको 6 बजे मिलेगी साहिल जी, है ना सर। तो ओजी स्पिलवे जो है, जो हमारा ओजी स्पिलवे है, ओजी स्पिलवे एक ओवरफ्लो स्पिलवे है, और ओजी स्पिलवे ओनली किसके लिए होता है सर? अर्दन डैम के लिए होता है, ओनली फॉर अर्दन डैम, ठीक है। ट्रॉ स्पिलवे सबके लिए सूटेबल होता है, ट्रॉ स्पिलवे, शूट स्पिलवे, इसको कभी कभी वेस्ट वियर भी कहते हैं, इसको कभी कभी क्या कहते हैं? वेस्ट वियर भी कहते हैं। और जो फेमस भाखरा डैम में ट्रॉ स्पिलवे ही लगा हुआ है। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। आपके पास है शाफ्ट स्पिलवे, शाफ्ट स्पिलवे रिजर्वायर के अंदर बना देते हैं, रिजर्वायर के अंदर बना देते हैं, और इसको कहते हैं बेल माउथ। शाफ्ट स्पिलवे की बात कह रहा हूं, इसको कहते हैं बेल माउथ स्पिलवे या फिर मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे। ये भी याद रखिएगा, इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इनसाइड द रिजर्वायर, किसको? शाफ्ट स्पिलवे को, ठीक है। साइफन स्पिलवे जो है, साइफनिक एक्शन से पानी को निकालते हैं। इन्वर्टेड यू ट्यूब लगाते हैं, एक उल्टा क्या लगाते हैं? यू ट्यूब लगाते हैं, यू ट्यूब लगाते हैं उल्टा, ऐसे। साइफन स्पिलवे का मतलब है कि पानी को ऐसे साइफन करके निकालना, ठीक। ओजी स्पिलवे सुटेबल फॉर ऑल, ओजी स्पिलवे इज सॉरी ट्रॉ स्पिलवे इज सुटेबल फॉर अर्दन एज वेल एज ग्रेविटी, ट्रॉ स्पिलवे इज सुटेबल फॉर अर्दन एंड ग्रेविटी डैम बोथ। तो सर ये जो मैंने इंफॉर्मेशन इस पेज पर लिखी है, आप समझ लो कि इस इंफॉर्मेशन से यू विल गेट 1 क्वेश्चन, ठीक है, यू विल गेट 1 क्वेश्चन, ठीक है, ओके। ओजी स्पिलवे नॉट फॉर अर्दन, मैंने उल्टा यहां पे लिख दिया, आप इसको, अच्छा हुआ हमने अभी देखा, नॉट फॉर अर्दन डैम। ओजी स्पिलवे अर्दन डैम के लिए नहीं होता, ओवरफ्लो स्पिलवे होता है, ठीक। ट्रॉ स्पिलवे, शूट स्पिलवे होता है। ड्रेनेज गैलरी इंस्पेक्शन के लिए करते हैं, हमें इंस्पेक्शन करनी होती है डैम की, तो डैम के अंदर ड्रेनेज गैलरी बनाते हैं कुलदीप। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये, विच कैन कॉल्ड एज ओवरफ्लो। अब बता दो सर, अब बता दो ओवरफ्लो। अब तो कर लोगे आंसर, अब तो कर लोगे, इतने सारे मैंने आपको स्टेटमेंट लिख दिए, अब तो कर लोगे सर आंसर, अब तो कर लेंगे सर। ओवरफ्लो जो है, ओवरफ्लो स्पिलवे कौन सा है सर? ओवरफ्लो स्पिलवे शूट स्पिलवे, ठीक। किसके लिए? ओनली फॉर कंक्रीट डैम, ओनली फॉर कंक्रीट डैम, है ना, ओनली फॉर कंक्रीट डैम। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। द स्पिलवे विच में समटाइम्स कॉल्ड एज वेस्ट वियर। अब बताओ, अब बताओ क्वेश्चन नंबर 139, वेस्ट वियर हम किसको कह सकते हैं? टू हुम वी कैन कॉल इट एज अ वेस्ट वियर। तो सर शूट स्पिलवे या ट्रॉ स्पिलवे को समटाइम्स हम कह सकते हैं क्या? वेस्ट वियर। शूट स्पिलवे या ट्रॉ स्पिलवे को वी कॉल समटाइम एज वेस्ट वियर। आ रहा है समझ में सर? वेस्ट वियर किसको कहते हैं? शूट स्पिलवे और ट्रॉ स्पिलवे को समटाइम्स वी कॉल इट एज वेस्ट वियर। तो हम इसको क्या कहते हैं? शूट स्पिलवे या ट्रॉ स्पिलवे को समटाइम्स वी कॉल एज वेस्ट वियर। ओके, करेक्ट। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? बिल्कुल। देखिए यहां पे लिखवा दिया था, शूट स्पिलवे या ट्रॉ स्पिलवे को समटाइम्स वी कॉल इट एज अ वेस्ट वियर, ठीक।
ओजी स्पिलवे ओवरफ्लो नॉट फॉर अर्दन डैम भी ठीक है। शाफ्ट इनसाइड द रिजर्वायर, साइफन उल्टा, साइफन स्पिलवे में क्या होता है, उल्टा साइफन लगा देते हैं और रिजर्वायर से पानी निकालते हैं, ठीक। ओके, नेक्स्ट शाफ्ट स्पिलवे इनसाइड द रिजर्वायर, इनसाइड द डाउनस्ट्रीम रिजर्वायर, ठीक है, रिजर्वायर के अंदर बनाते हैं, ठीक है, रिजर्वायर के अंदर बना देते हैं। तो शाफ्ट स्पिलवे आप रिजर्वायर के कहां बना देते हो, अंदर बना देते हो। तो ये भी आपके लिए बहुत बेसिक सा सवाल हो गया कि इनसाइड द स्ट्रीम रिजर्वायर, ठीक है, रिजर्वायर के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है ना। नाउ कम बैक टू दिस, फ्लो इन द शूट स्पिलवे। वाव यार, आज आपने बहुत क्वेश्चंस कवर किए। वी कवर्ड 141 क्वेश्चंस, दैट इज अ ह्यूज नंबर। ओके, बहुत अच्छे। हमने देखो आज की क्लास में पूरे क्लास को खींच के 141 तक पहुंचा दिया। बिल्कुल 140 का आंसर क्या था हमारा, सी कैसे हो गया सर, रिजर्वायर, स्ट्रीम रिजर्वायर। डाउन स्ट्रीम रिजर्वायर अलग चीज है सर। डाउन स्ट्रीम रिजर्वायर मतलब ये इधर कोई रिजर्वायर बनी हो, ये डाउन स्ट्रीम है, सी नहीं लगाना है, डाउन स्ट्रीम है। ये दिशा कौन सी है, अप स्ट्रीम है। तो ये जो बना होगा रिजर्वायर, ये जो हमारा ये स्पिलवे, ये यहां बना होगा, यहां से पानी लाएगा। सर गलत नहीं करना है, ये क्या करेगा, यहां पर बना होगा और ये यहां से पानी लेके जाएगा, है ना, ये यहां से पानी लेके जाएगा। तो सर ये स्ट्रीम रिजर्वायर लेंगे आप, यू विल टेक बी नॉट सी, ठीक है, स्ट्रीम रिजर्वायर लेंगे। ये डैम है और इस डैम का जो पानी होगा, डैम में जो पानी भरा होगा, वो डैम के पानी को डाउनस्ट्रीम तक ले जाता है इनसाइड द रिजर्वायर में बना के, इनसाइड द। अच्छा आप 134 पर हैं, ओके कोई बात नहीं है। फ्लो इन शूट स्पिलवे सुपर क्रिटिकल। शूट स्पिलवे क्या होता है, मैंने आपको बोला था एक लॉन्ग नैरो ओपन चैनल होता है, एक क्या होता है, लॉन्ग नैरो ओपन चैनल होता है, ठीक है, नैरो ओपन चैनल होता है, ठीक है, एक लॉन्ग नैरो ओपन चैनल होता है, जो हम क्या करते हैं, सेपरेटली आउट ऑफ द डैम बॉडी बनाते हैं, डैम से अलग बनाते हैं, और उसमें जो फ्लो होता है वो कैसा फ्लो होता है, सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है। कैसा फ्लो होता है, सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है, ठीक। और ये सबके लिए सूटेबल होता है, ठीक। 141। नाउ द क्वेश्चन इज 142। बिल्कुल सुपर क्रिटिकल इज राइट आंसर, ए ही, सुपर क्रिटिकल ही लगाएंगे। अच्छा सॉरी, सब टिक कर दिया मैंने, अरे मैं बोल सुपर ही रहा हूं बट टिक मैंने सब कर दिया है। ओके वेरी नाइस, चलो आप यहां पर आ जाओ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 142। देखिए मैं उन स्टूडेंट्स को बहुत अप्रिशिएट करूंगा जो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द लास्ट लेक्चर तक बने रहे हैं। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि आपने देखा आज आपने 1-1.25 घंटे बैठकर बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया, ठीक। ओवरफ्लो डैम क्या है, ओवरफ्लो डैम सर स्पिलवे ही होता है, ठीक, तो रॉकफिल डैम्स और ये सब नहीं होता है। नाउ द क्वेश्चन इज 143। दिस क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क, ठीक। तो सर यहां तक की कहानी हमने कवर कर। लॉन्चिंग एप्रन की वैल्यू जो होती है, ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होती है। एप्रन का मतलब होता है, एप्रन का मतलब होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे जो है सेफ्टी के लिए जो हम बनाते हैं, ये दिस इज लॉन्चिंग एप्रन डाउनस्ट्रीम साइड पे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और अब हम क्लास को यहीं पे फिनिश करेंगे, लेकिन आपके लिए एक अपडेट है ना, आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की जो वैकेंसी आई है उसमें जूनियर इंजीनियर की, उसके लिए उत्कर्ष ने आपके लिए ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। जिस कोर्स की अगर हम बात करें हैं, रिकॉर्डेड कोर्स की बात करेंगे तो प्राइस इज हाउ मच, 2000। अगर टेस्ट सीरीज की बात करूंगा तो प्राइस इज हाउ मच, 500। तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में इफ यू वांट टू परचेज द, थैंक यू एवरीवन, इफ यू वांट टू परचेज द रिकॉर्डेड कोर्स तो यू कैन हैव इट। एंड टेस्ट सीरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, उसके लिए यू कैन हैव ऑल्सो हियर। उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करेंगे और उस पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। किसी भी जानकारी के लिए 9773366871 नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे। कल मिलेंगे, सीपेज थ्योरी पे बात करेंगे कल, और वाटर लॉगिंग वगैरह के टॉपिक पे कल बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू गुड लक।